अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे रीडर्स। तो आज मैं आपके पास हाज़िर हुई एक धमाकेदार, एक प्यारेदार नावल लेकर, जिसका नाम है हरारते जां। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये नावल बहुत धमाकेदार है। इंशाल्लाह 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 आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो काइंडली सब ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नावल्स पेश करती रहूँ और आप पढ़ते रहें। आपका प्यार रुकना नहीं चाहिए और मेरी तरफ से प्यारे प्यारे नावल्स नहीं रुकेंगे। तो सिला जल्दी करो बेटा, तुम्हारे भाई को देर हो रही है। जी अम्मी बस अभी आई। आज उसका मैट्रिक का आखिरी पेपर था। तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो रिलैक्स होकर तैयारी कर रही थी जाने की। जब अम्मी की चंगाड़ती आवाज़ सुन के उसने अपनी पुश्त पर बिखरे बालों को जल्द अज जल्द कंघा करके चोटी बनाने की बजाय जोड़े की शक्ल में बांध के अबाया पहना और उस स्कार्फ में पिन लगाती बाहर आ गई। अम्मी मुझे ये नहीं खाना। अंडा पराठा क्यों नहीं देती आप? दानी ने मुंह बसोरा चाय पापे को देखकर। दानी सिला से 4 साल छोटी थी। दानी सिला से 4 साल छोटी थी। इससे बड़ी सारा और सारी से साल भर बड़ी सिला थी। सारा बुखार के बायस आज घर में थी और सो रही थी और वो दोनों जाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ दानी, खाना क्यों नहीं खा रही? वो माँ के चेहरे पे बेरकम बेबसी को नोट कर चुकी थी। कुर्सी घसीट कर बैठ तो हल्के फुल्के अंदाज में छोटे भाई से मुखातिब हुई। आप यार मुझे ये पापे नहीं खाना। आपको पता है अंडा पराठा मुझे अच्छा लगता है सुबह नाश्ते में, वरना फिर स्कूल में भूख लगती है। चाय पापा खा के जाऊं तो। वो रूठा हुआ था। अच्छा चलो आज खा लो दानी, आज असल में अम्मी को देर होगी उठने में, इसलिए चाय पापा दे दिया है। कल पक्का तुम्हें पराठा ज़रूर दूंगी, मैं खुद बनाऊंगी। मगर आप मुझे तो रोज़ ही अम्मी एक हफ्ता से यही नाश्ता दे रही हैं, मुझे ये नहीं करना। अच्छा चलो आज तो कर लो, फिर कल से जो है तुम्हें अंडा पराठा ही मिलेगा। उसने भी फ़िलहाल बात ख़त्म की। अम्मी जान मुझे देर हो रही है, जल्दी कर दानी यार प्लीज़। वो अपना नाश्ता उठा के जल्दी खाने लगी। इम्तिहान का सेंटर चूँकि घर से कुछ ही फासले पर पड़ा था, इसलिए किराए की टेंशन ना थी, वरना ये किराया निकालना भी उस वक्त महीने के आखिर में मुश्किल तरीन हो जाता उसकी माँ के लिए। सिला के वालिद बशीर अहमद साहब प्राइवेट रूम में अच्छी मगर दरमियानी पोस्ट पे फाइज थे। गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन बाइक पे आते हुए ऑफिस से इनका एक्सीडेंट हुआ। किसी गाड़ी से बुरी तरह टकराई। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि उनकी बाइक दूर जाकर गिरी, जबकि उसका कार का ड्राइवर उसी वक्त रुके बगैर गाड़ी आगे भगा गया और बशीर अहमद साहब बेबस वहाँ पड़े रहे। धूल उड़ाती गाड़ी का नंबर मारूफ होते जहन में महफूज करने की कोशिश की। जितनी जमा पूंजी थी आयशा बेगम ने सारी शोहर के इलाज में लगा दी। डॉक्टरों ने बशीर अहमद साहब की जान तो बचा ली, मगर वो अपने दोनों पाँव से हमेशा के लिए मजबूर हो गए रह गए थे। जाब चली गई, हालात दिन ब दिन बढ़ते गए। फिर आयशा बेगम ने एक दिन सिलाई मशीन संभाल ली और वो सिलाई करके अपने और बच्चों समेत शोहर का भी दवाइयों का हिसाब किताब देखने लगी। मगर ये सब इतना आसान ना था उनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी। यार कबीर के लिए किसी केयर टेकर का इंतज़ाम करना है। मेरे घर से निकलने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। हज़ैफ़ा ने फ़ोन उठा के अज़मीर के लिए काफ़ी का ऑर्डर दिया। अज़मीर उसका चाचाजाद भाई था, जो कि उसके बिजनेस पार्टनर भी थे। अरे क्या कह रही हो? अरे क्या कह रहे हो? अभी कोई 15 दिन पहले ही तो एक केयर टेकर तेरी भाभी ने रख दी थी, अज़मीर ने हैरत से बोला था। यार बस कबीर को वो समझ नहीं आई। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो जैनी घर में होती है, वो उसकी देख रेख कर लेगी। अज़मीर ने काफ़ी की चुस्कियाँ भरते हुए हल पेश किया था। यार अभी तो वो छुट्टियों पे है, लेकिन जब वो भी चंद दिन बिजी हो जाएगी तब। हज़ैफ़ा परेशानी से कहता। अब अपनी चेयर से उठ के इस तरह भी अंदाज में पुश्त पे हाथ बांधे चक्कर काट रहा था। यार अभी तो वो छुट्टियों पे है, लेकिन जब वो भी चंद दिन बिजी हो जाएगी तब। हज़ैफ़ा परेशानी से कहता। हम सही कहा तुमने। और हमज़ा, अज़मीर ने भवें उचकाए। इसकी तो तुम रहने दो। इसकी तो तुम रहने दो। रात दिन जिद, लड़ाई झगड़े, बदतमीजी। जैनी से तो अब उसका मज़ीद बदतरीन रवैया हो गया था। अरे भाई रवैया तो उसका किसी के साथ ठीक नहीं रहा, तो टेंशन ना ले, वक़्त के साथ संभल जाएगा वो। हज़ैफ़ा कब संभलेगा अज़मीर? वो अब 22 नहीं 26 साल का तो हो चुका है। डॉक्टर बनने वाला चंद माह में और कितना बड़ा होगा। वो गुस्सा होने के बावजूद अपने छोटे भाई के लिए हद दर्जा फ़िक्रमंद था। चलो अच्छा तुम परेशान मत, तो मैं कहता हूँ सैरिश को कुछ ना कुछ हल निकालने की। कोई ना कोई केयर टेकर का इंतज़ाम हो जाएगा एक से दिन में। अगर ऐसा हो जाए तो अज़मीर, तो मैं तेरा फिर से एक दफ़ा शुक्रगुजार होऊंगा। हुज़ैफा कुछ हल्का पुल्का हुआ। अज़मीर के लब मुस्कुरा रहे थे, जैसे पेट में कोई सवाल कलबला रहा हो। हुज़ैफा यार एक बात तो बता, अब कौन सा नंबर होगा केयर टेकर का ये वाला?
लहजे को संजीदा बनाने की नाकाम कोशिश की गई। मेरे ख्याल से 7वां नंबर है ये। उसके चेहरे की मुस्कुराहट नोट किए बगैर सिगरेट सुलगाते हुए बोला, लेकिन जैसे ही अजमीर के चेहरे पर नाचती मुस्कुराहट देखी तो खुद भी सुलग उठा। यार तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं कितना परेशान हूँ, तू नहीं जानता क्या? तू क्या परेशान है? हर दफ़ा की तरह अपनी परेशानी मेरे सर मंड के खुद किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की साइट देखने निकल जाएगा, इंजीनियर जो ठहरा। अच्छा चल अब खाना मंगवा कुछ, मेरा पेट खाली है। सुबह सैरिश काफ़ी खुशगवार मूड में उठी थी, इसलिए तंज का नाश्ता ही कर कर आया हूँ। हाँ 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 सैरिश भाभी, भी इस भाभी इस्लाम, आपको यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। वो हंसती और ये काम ऐसा काम था जो हुज़ैफ़ा कभी कभी करता था। हुज़ैफ़ा की परवरिश उसके नाना और मामू मुमानी के हाथों परवान चढ़ी थी, और वो हमज़ा अपने माँ बाप के की दो ही औलादें थीं। 7 साल की उम्र में एक दिन एक बहुत अजीब सा वाक़या पेश आया जो कि सबको हिला के रख गया। हंसती बसती ज़िंदगी में हमेशा के लिए कहीं खोकर रह गई। ये कैसा वाक़या पेश हुआ था इस घराने के साथ कि हंसती बसती ज़िंदगियों में रोशनियाँ घुल के रह गई। एक रोज़ उनकी माँ उन दोनों के लिए सर्दियों की शॉपिंग करने बाज़ार गई, और वो फिर वो हो गया जिसका किसी ने कभी तसव्वुर ना किया था। मरियम को घर से गए हुए सुबह से रात हो गई, मगर मरियम वापस ना लौटी। हर एक अस्पताल, सर्द खाना, पुलिस स्टेशन, हर जगह मरियम के बाप सत्तार शेख ने उसको तलाश कर डाला। हदिया हदिया को मामू ने भी अपने तमाम ज़रा इस्तेमाल किए, मगर कुछ हासिल ना हो सका। हुज़ैफ़ा के वालिद ने भी कई महीनों तक बीवी की तलाश की, मगर अपनी कुछ अता पता ना चला सके थे। वक़्त का काम था गुजरना। कुछ माह बाद हुज़ैफ़ा और हमज़ा के बाप ने दूसरी शादी कर ली, और वो हमेशा के लिए बाहर अब्राड में शिफ्ट हो गए। हुज़ैफ़ा के वालिद साहब की दूसरी बीवी ने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। फिर नाना और मामू मुमानी ने उनको अपने घर ला के बिल्कुल माँ बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इस वक्त हुज़ैफ़ा 7 साल का था, जबकि छोटा हमज़ा 5 साल का। मामू मुमानी ने दोनों भाइयों को सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार दिया कर अल्लाह ताला ने सोनी सोनी गोद हरी कर दी थी, और इन दोनों भाइयों के रूप में हुज़ैफ़ा और हमज़ा के कदम कदम मामू और मुमानी की ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार मुबारक शामिल हुए कि खुदा ने उनको शादी के 12 साल बाद बेटी से नवाजा। ज़ीनिश हुज़ैफ़ा से 8 साल छोटी थी, जबकि हमज़ा से 6 साल। मुमानी ने इन दोनों भाइयों को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था, अपनी औलाद हो जाने के बावजूद। हुज़ैफ़ा के दिल में इनके लिए शदीद मोहब्बत और एहतराम था। ज़ैनी भी उसके लिए बिल्कुल हमज़ा की तरह थी। इसने कभी ये फ़र्क नहीं रखा था कि वो उसकी बहन ना हो। दूसरी तरफ ज़ैनी के होश के बाद हमज़ा मज़ीद खुदसर बदतमीज़ हो गया। पहला दचका उसके दिमाग से नहीं निकला था। माँ बाप का कि दूसरे उसको मज़ीद बदतमीज़ बना गया। मुमानी हद दर्जा लाड करते उसको, मगर फिर भी उसको लगता जैसे उनकी मोहब्बत में कमी आ गई हो। बदतमीज़ी के साथ खुदगर्ज़ भी हो गया वक्त के साथ। उसके नज़दीक मामू मुमानी अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। वो सिर्फ़ हुज़ैफ़ा के काबू में आता और उसी की बात को अहमियत देता, वरना किसी को भी इसने अपनी अहमियत नहीं देनी थी। मुमानी से कुछ मोहब्बत करता या शायद बहुत करता था, तब ही ज़ानी की आमद को बर्दाश्त ना कर सका। दोनों भाइयों में फ़र्क बस इतना था कि हुज़ैफ़ा की पर्सनैलिटी बहुत सुपर और ऐसी थी कि उसको जज कोई नहीं कर सकता था। खुद में सिमटी फैमिली के लिए जान देने वाली वो इंतहा से ज़्यादा फैमिली और ओरिएंटेड बंदा साबित हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा था, जो इंतहा से ज़्यादा मुँह ज़ोर, बदतमीज़, खुदसर और चिड़चिड़ी फितरत का मालिक। कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने मामू मानी को कबीर से नवाजा, मगर कबीर ज़हनी तौर पर एक मुकम्मल बच्चा ना था। वो ज़हनी तौर पर बड़ा तो हो जाता, लेकिन रहता वही 12 साल का बच्चा, और यही हुआ था कि वो आज भी 22 साल का होने के बावजूद भी 12-13 साल का बच्चा ही रह गया था। कबीर का दुख मामू को जैसे जोंक की तरह खा गया। वो एक दिन अचानक हार्ट अटैक के बायस अपने खालिक हकीके से जा मिले। मुमानी भी सदमे से ज़्यादा दिन ना जी सकी, और चंद साल बाद वो भी अल्लाह को प्यारी होगी। रह गए नाना, उनको तो जैसे चुप ही लग गई हो, अपने कमरे तक महदूद होकर रहने लगे थे। तमाम तर जिम्मेदारी हुज़ैफ़ा ने अपने कंधों पर उठा ली। वो एक बाप की तरह कबीर, ज़ैनी और हमज़ा के लिए तनावत दरख्त बन चुका था। शोखी तो इसकी जिस्म से इस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसकी माँ लापता हुई थी, लेकिन उस वक्त उसको महज ब, ब, ये 23 है या 23 है, मुझे 23 साल की उम्र में ही नहीं 32 साल की उम्र में ही अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर डाला। बेटा तुम्हें कल कुछ लोग देखने के लिए आएंगे। वो सब के ज़मीन के ऊपर दस्तरखान बिछाए रात का खाना खा रहे थे जब आयशा ने बेटी सिला को मुखातिब किया। ये उनका हमेशा से सूल रहा था कि खाना सुन्नत के मुताबिक ही खाना चाहिए। अच्छे वक्तों में भी वो ज़मीन पर ही दस्तरखान बिछा कर खाना खाया करते थे, इकट्ठे बैठ कर बाद नमाज मगरब, और आज भी यही मामूल था। अम्मी अभी प्लीज़ मुझे किसी के सामने नहीं जाना, अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ना है, पढ़ लिख के काबिल बनूंगी तो ही तो मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी और मैं अब्बू का सहारा बन सकूंगी। मुझे अपने बहन भाई और माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है। अम्मी अभी ऐसी कोई बात ना करें।
इस तरह से नहीं होता सिला, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। और फिर भी अभी तो बस वो लोग आएंगे, बाकी के सब मामला तो बाद में ही तय होंगे बात बन जाने की सूरत में। वो उसकी बात बीच में ही काट गई। मगर अम्मी, अभी तो मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं और अभी आपसे वो रो धोने को थी। बेटा, प्यारी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप के आगे ना नहीं करती, क्योंकि क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं। वो अब अपने मिजाजी खुदा को भी बीच में घसीट चुकी थी। और वैसे भी हम अभी से थोड़ी तुम्हारी हाथ पीले कर देंगे, तुम्हारी इंटर करने के बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे। 2 साल हैं अभी चंदा तुम्हारे पास। और फिर जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो हर एक लड़की को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बशीर साहब, आयशा ने टेबल पर खाना खाते अपने मिजाजी खुदा को एक दफ़ा फिर बीच में घसीट लिया। वो भी इसलिए कुछ नहीं कह रहे थे कि पहले पूरी बात तो सुन लें। बशीर साहब मजदूरी के बाद ज़मीन पर ना बैठ सकते थे, इसलिए उनकी छोटी सी टेबल दस्तरखान से कुछ फासले पर लगा दी जाती थी। भाई, मेरी बेटी जो कहे वो होना चाहिए, आप लोग देख लो, फिर देखते हैं क्या फ़ैसला करना। वो सिला के सर पर दस्त शफकत रख के बोले। वो इनके पास उनकी टेबल के करीब ही बैठा करती थी ज़मीन पे, जबकि दूसरी तरफ दानी और जफ़ा खाना खाते हुए अपने किसी कारनामे पे खी कर रहे होते थे। बड़ों की बातों से बेनियाजी अपने ही आप में मगन, दोनों बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। मगर जफ़ा इतनी भी मगन ना थी, कान उसके मुकम्मल इधर ही लगे हुए थे कि बड़ों में बात क्या हो रही है। आकर बज़ाहिर वो दानी के साथ मसरूफ़ थी। जानती थी अगर ज़रा सा भी कान लगाया मज़ीद या कुछ बोली तो उन दोनों को यहाँ से हटना पड़ जाए, और फिर अम्मी के हुक्म के आगे तो फिर किसी की नहीं चलनी थी। चलो बच्चों, आप जल्दी जल्दी खाना समेटो और फिर आकर अपने अपने सारे दिन में भर के काम बताओ मुझे, क्या क्या आज के दिन। बशीर साहब नरमी से अपने तीनों बच्चों को देखते हुए मुखातिब हुए। खाने के बाद नमाज इशा से पहले अपने तीनों बच्चों को इसी तरह इर्द गिर्द बिठा के पूरे दिन की किस्से कहानियाँ सुनते और अपनी सुनाते। कुछ पुराने वक्तों की अच्छी अच्छी बातें किया करते। वैसे लड़का क्या करता है, कहाँ के रहने वाले हैं, ज़ात क्या है उन लोगों की। 3 बच्चों के जाने के बाद एक दफ़ा फिर कुछ सोच के वो बेगम से संजीदगी से मुखातिब हुए थे। लड़का अकलौता है, एक बहन है जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर है। लड़का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके दुबई में अच्छी नौकरी कर रहा है। उन्हें तमाम मालूमात फ़राहम की। वो तो सब ठीक है, मगर बाहर का रिश्ता है, देखभाल कर लो। मैं पहले अच्छी तरह से छानबीन करवा लूँ, फिर लोगों को बुलाओ। तुम घर बाप थे ना, वो इसलिए डर रहे थे कई खदशात शायद लेचे में आया उनके। तमाम चीज़ें मुझे बताओ, कहाँ का रहने वाला है, आयशा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा मैं। अरे नहीं, वो पड़ोसी है ना, खालदा बाजी, उनकी सगी बहन का बेटा है। माँ बाप नहीं है, बहन आई है भाई के पाकिस्तान आने पर कराची, उसकी शादी करवाने के लिए। अभी सिर्फ वो लोग निकाह करना चाहते हैं, कागजात बनेंगे, फिर कागजात बनेंगे, फिर रुखसती के बारे में कुछ बात होगी। खालदा खालदा कौन? वो जहन पर जोर डालने लगे। अरे वही खालदा जो अभी 6 माह पहले हमारे से 2 घर फासले पे शिफ्ट हुई हैं, और इनके बेटे ने तमाम मालूमात हासिल कर लिया कामरान के बारे में। देख लो आयशा, जल्दबाजी मत करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। वो अब भी मुतमईन ना हो, मजूरी ने कहीं का नहीं छोड़ा था उनको। अब बदफेली तो ना निकालें, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैं उसका बुरा चाहूँगी? कल देख के फैसला कर लेंगे। वैसे इनको हमारी सिला बहुत पसंद आएगी, आ गई है, और फिर पहला रिश्ता ठुकराना भी नहीं चाहिए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए मेरी मरहुमा माँ को। कहा करती थी कि पहला रिश्ता अल्लाह की रहमत होता है, इसको बगैर किसी वजह के ठुकराना नाशुक्री है। इसकी कहावत को अपनी हकीकी ज़िंदगी में अप्लाई मत करो। वो ये सब नहीं मानते थे, वो जो आज बस इसी के मुताबिक जिया करते थे। चले बस मैं उठ रही हूँ, आप बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। मैं देखो कुछ कपड़े हैं सिलने वाले, कल दूंगी, तो फिर ही कल का कुछ इंतज़ाम होगा मेहमानों की खातर मदारत के लिए। आयशा उठ खड़ी हुई। उनके लिए यही खुशी काफ़ी थी कि अल्लाह ने उनके घर एक अच्छा रिश्ता भेजा था उनकी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए, वरना जिस तरह उनके हालात थे, ऐसे हालात में बेटियों का रिश्ता होना और जहेज़ वगैरह की परेशानी भी एक अलग ही मसला था। खालदा ने पहले ही बता दिया था कि लड़के वालों ने किसी भी किस्म का जहेज़ वगैरह लेने से इनकार कर दिया। लड़के को ये सब चीज़ें पसंद नहीं, वो बस सीधे साधे सादगी से निकाह करेगा और रुखसत करवा के चंद लोगों की मौजूदगी में ले जाएगा। वो अपनी हर तरह से उसे तसल्ली देकर जा चुकी थी। जीनत जल्दी से हमजा के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर गड़प से उसके बेडरूम में दाखिल हुई थी। उसके अंदाज में चोरी पकड़े जाने का खौफ वाज़िह था। ओए होए, ये तो गुड हो गया। आज तो मैं मसूफ़ की तमाम फ्रेंड्स के बारे में जानकर ऐसी हुज़ैफ़ा भाई से के मसूफ़ के साथ पुश्तें याद रखेंगी। सबूत के तौर पर पिक्चर्स भी लूँगी। आज सारे अगले पिछले हिसाब बराबर हो जाएंगे। हमजा साहिब, आपके और मेरे।
ज़ीनश उसका लैपटॉप खुला देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज काफ़ी दिन बाद उसको ये मौका हाथ लगा था। वो लैपटॉप के सामने बैठकर जल्दी से में इधर-उधर फाइल्स में घुस चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त और यही उसकी सबसे संगीन भूल थी। मेरी जासूसी अगर कर ली है तो मेरा लैपटॉप बंद कर दो ज़ैनी और निकल जाओ मेरे कमरे से। वो इसके सर पे खड़ा कश्मगीन लहजे में कहता झटके से अपना लैपटॉप उठा चुका था। गुस्से से आंखों से चिंगारियाँ फूटी पड़ रही थी। मैं क्यों करूँगी आपकी जासूसी भला? वो कौन सा डरने वालों में से थी। हमज़ा से खुद ही पंगे लेती थी अक्सर जानबूझ के, ताकि वो गुस्से में ही सी मगर दो घड़ी से मुखातब तो हुआ करता था। और ना तो वो हमेशा ही उसको देख बुरी बुरी शक्लें बनाता। हाथ तो ये थी कि चेहरा नकोश में भी तीखापन समा लेता। वो उसकी इस तरह बेदर्दी से इग्नोर करने पे कुलस के रह जाती थी। तो फिर मेरे लैपटॉप में क्या खाने बनाने की रेसिपी देखने का शौक चढ़ आया है तुमको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं खाना बनाने की रेसिपी तो देख रही थी ताकि बाद में आपके लिए मज़े मज़े के खाने बना सकूं। वो अपने टोम में वापस आ चुकी थी। उठा के शौकी से कहती उठ खड़ी हुई थी। वो अपना एक शाना से हमज़ा के शाने से टकराया। अंदाज में लापरवाही वाज़िया थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? अपनी हदूद में रहो, ये क्या बेहूदगी है? वो सीख पा हुआ। उसको नफ़रत थी ज़ीनश की हद से ज़्यादा बोल्डनेस से। ये बेहूदगी नहीं अपनाई है। और हाँ, याद आया, उसको शायर मोहब्बत भी कहते हैं। ढाई से जवाब हाज़िर हुआ। शर्म ना लिहाज कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। हमज़ा ने पूरी तरह लताड़ा था उसको। जान जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इसलिए शर्म को आने से पहले ही मेरे पास मैंने उसको टाटा बाय बाय कह दिया। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से ज़ैनी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर गुज़रूँ। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ ना हो जाए तुम्हारी इन खुराफात की वजह से। उफ़, एक तो आपका ये ज़ैनी कहना मुझे रात भर सोने नहीं देता। अब मेरा क्या कसूर इसमें हमज़ा बताएं ना। बस बहुत हुआ। जस्ट गेट लॉस्ट ज़ैनी राइट नाउ। स्टूपिड स्टूपिड भी कोई हद होती है। स्टूपिडिटी की भी कोई हद होती है। हाय, तो आज हो ही जाए आपके सब्र का पैमाना लबरेज। हम भी तो देखते हैं कितने डैशिंग लगते हैं आप। वो ठंडी आहें भर रही थी, लेकिन हमज़ा भड़क उठा था। उसकी कलाई को एकदम से अपने गिरफ्त में लेकर उसकी कमर पे ले जा के रोते हुए इंतहाई खरख्त लहजे में गोया हुआ, तुम जैसी लड़की मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। तुम अगर खड़ी लड़की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वो इस इफ्तितार पर उसकी तकरीब हुई थी। कलाई पर दबाव पड़ने से अब तकलीफ़ में शिद्दत आ चुकी थी, मगर फिर भी लोगों पर मुस्कुराहट रकसा थी उसके। हाय, आज मेरी कलाई से मुझे जलन हो रही है। क्या किस्मत है मेरी कलाई की जो आपके खूबसूरत हाथ में कैद है। मुझे भी कैद कर लेना, अपने बना के पिंजरे में बंद कर दे। मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें अपना बनाने की मुझे ना ख्वाहिश है और ना ही ज़रूरत है। हाँ, पिंजरे की बात है तो चिड़िया घर खाली करवा के उसमें एक बड़ा सा पिंजरा तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ। वाह वाह, शाहजहाँ ने तो अपनी महबूबा के इश्क में मकबरा बनवाया था और आप मेरे लिए पिंजरा बनवा रहे हैं वो चिड़ियाघर में अमेजिंग। ये हुई ना बात हीरो वाली। वैसे हमज़ा, आज बता ही दें कि मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, है ना? आज वो दिल की बात दलेरी से ज़ुबान पे ले आई थी। ज़ाहिर है मोहब्बत सिर्फ मर्द के लबों से अच्छा लगता है ज़ैनी। और भी पता चल जाएगा तुम्हें कि मेरे लिए तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम्हारी इन बेहुदा बातों की भी। उसकी कलाई बेदर्दी से थाम के घसीटने के अंदाज में उसको कमरे से बाहर ला के एकदम सामने खड़ा करके दरवाजे के बीच में खुद हो गया। ये है तुम्हारी हैसियत मेरे लिए और आइंदा मेरे सामने मत आना। ये कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर डाला। हाय ज़ालिम, मैं हारी पिया तेरे लिए ज़ालिम इंसान। वो शायद हमज़ा की मोहब्बत में हद से ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। अभी भी आंखों में आंसू की बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी उसके। ज़िला का समीर से हुए निकाह घंटा गुजर चुका था। सब लोग ही खुश गप्पों में मसरूफ़ थे जब जफ़ा ने खाना लगने की इत्तला दी। समीर के साथ बस उसकी बहन और बहनोई और पड़ोस वाली खालदा शरीक थी निकाह की तकरीब में, जबकि बशीर अहमद साहब की तरफ से सिर्फ एक उनके बड़े भाई की फैमिली थी। चंद लोगों की मौजूदगी में बहुत सादगी से निकाह हुआ था और सिला बशीर अहमद सिला समीर बन चुकी थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी अंदर से अपनी बदलती हुई कैफियत को, या शायद ये वक्त ही ऐसा होता है हर उस लड़की के लिए जब लम्हों में उस सब का सब कुछ बदल जाता है। खाना लगते ही आशा के कहने पर जिफ़ा उसको तीनों के मुश्तरका कमरे में छोड़ गई थी। सिला काफ़ी देर तक जिफ़ा के जाने के बाद खुद को हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में मेकअप के नाम पे काजल और लबों पे हल्की सी गुलाब रंग की लिप ग्लोज लगाए देख रही थी। कमसनी का हुस्न और निकाह का रूप दोनों शीशे में अपने आबोताब से झलमला रहे थे। शादी जैसे रिश्ते का बस वो शायद इतना ही मतलब जानती थी कि ये उसके खुदा और रसूल का हुक्म था। इस लिहाज से वो बस माँ के समझाने पर खुद को हमेशा गैर महरम के सामने ढांप कर रखती और ख्वाह-मख्वाह में आने से गुरेज करती।
किसी भी पराये के सामने आयशा ने शुरू से अपने दोनों बेटियों के दिमाग में डाल दिया था कि वो किसी की अमानत है और उनको खुद की हिफाजत करनी है। वो खुद को काफ़ी देर तक यकीन दिलाती रही कि शीशे में जलाता अक्स उसी का है। हल्की सी दस्तक देने के बाद जफ़ा और दानी के साथ उसका चंद मिनटों पहला बना मजाजी खुदा कमरे में दाखिल हुआ था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए, चेहरे पे शौक की सजाए समीर उसकी तरफ बढ़ते हुए मुकम्मल जायज़ा भी ले रहा था अपनी मनकूहा का। सिला ने दुपट्टा मजीद पेशानी पर गिराया तो शुक्र था दोनों बहन भाई भी साथ ही कमरे में आ गए थे। समीर की आयशा के हुक्म पर वरना वो तो जैसे बेहोश हो ही जाती तन्हा समीर को अपने कमरे में मौजूद पाकर। वैसे मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक तो नहीं कह सकते हैं, हाँ अपनी बीवी से मिलने के लिए बेकरारी बहुत थी। यकीन जानिए बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है, लेकिन मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं। वो खामोश ही रहने महज गर्दन हिलाकर हूँ हाँ ही ना किए जाने वाली वो समीर की मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अजीब सी घुटन होने लगी थी उसको अपने ही कमरे में ठंडक के बावजूद, या शायद ये नए रिश्ते का एहसास था कि वो फितरी झिझक की वजह से सरसीमा हो रही थी। यही वजह थी कि उसकी बौखलाहट देख के समीर ने अपने तयन उसको रिलैक्स करना चाहा था। वो बौखलाई ज़रूर थी, मगर खुद एतमादी अब भी उसमें इतनी मौजूद थी कि समीर अगर मज़ीद बातचीत करता तो वो अपनी बौखलाहट बआसानी छुपा सकती थी। मिस, मैं बस आपके साथ कुछ तस्वीर लेना चाहता हूँ। वो क्या है कि जब मैं आपकी सूरत दियारी गैर में देखने का दिल चाहे तो फ़ौरन देख सकूँ। मोबाइल फ़ोन वगैरह तो आपकी अम्मी ने बताया आपके पास ही नहीं है। सिरे से लैंडलाइन पर मैं आपसे बातचीत ज़रूर किया करूँगा। जी अच्छा, बेहतर आप अम्मी अब्बू से पूछ लें जैसा उनको मुनासिब लगे। वो अब लब कुचलती अब भी बहुत समझदारी का मुज़ाहिरा कर रही थी उस बातों से। चलें ठीक है, मगर तस्वीर तो आप और मेरी मैं इसी वक्त लूँगा, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है। समीर के लहजे में जज़्बात की मिठास बोल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वो कुछ पुरसुकून हुई। समीर का पॉइंट और अंडरस्टैंडिंग अंदाज़ में उसको काफ़ी हद तक हल्का-फुल्का कर गया था। काफ़ी सारी तस्वीरें उसने अपने मोबाइल से जिफ़ा से क्लिक करवाई थी। सिला भी मुतमिन थी क्योंकि वो दोनों बहन-भाई भी साथ मौजूद थे और कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल चाक हुआ था, जिसके बाइस लाउंज में बैठे इसकी अम्मा-अब्बा भी तमाम तर मंज़र इस मनाज़िर से आगाह थे। कमरे में होते हुज़ैफ़ा भाई, मुझे या तो कोई टीचर अरेंज कर दें या फिर अपने इस ज़ालमी से कहें कि मुझे पढ़ाई में मदद करें। वो इसके हमज़ा को ज़ल्मी कहने पे बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। जब उन दोनों का कोई अज़ीम मौक़ा होता तो वो हमज़ा को ऐसी ही अलक़ाबात से नवाज़ा करती थी। खैरियत तो है ना ज़ैनी बच्चे, या आज फिर पानीपत की जंग लड़ के आई हो। वो भी घर आकर बस फ्रेश होकर वापस लिविंग रूम में आया था जब ज़ैनिश उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। चेहरे के तासरात खासे बिगड़े हुए होने के साथ साथ रो देने वाले भी बनाए गए थे, जैसे आज बहुत बड़ा सितम टूट पड़ा था उस पे। समझ तो वो चुका था कि ये मतला तब तक बरआलूद रहेगा जब तक वो अपने अजीज़ अज़जान हलाकू खान भाई की अच्छी खासी तवाज़ा ना कर देगा। वो अब चाय की चुस्कियाँ लेता बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। भाई, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था और मुझे बहुत ज़रूरी रिसर्च करना थी, तो मैं ज़ल्मी के पास समझने के लिए गई, मगर वो काफ़ी देर इंतज़ार के बावजूद भी ना आए, तो मैं इनका लैपटॉप यूज़ करने लगी, क्योंकि मेडिकल की सेम फील्ड ही है हमारी। बस वो 2 साल मुझसे सीनियर है, मगर लगता खुद को अभी से दुनिया का जाना-माना डॉक्टर समझने लगे हैं। वो नॉन स्टॉप कहती अपना काम कर गई थी बड़ी मासूमियत से, क्योंकि अब तो उसको पूरा यकीन था कि उसका ज़ालिम उर्फ़ ज़ुल्मी ये ताज़ा नाम आज ही उसने टीवी में क्रिकेट मैच देखते हुए रखा था उसका। ठीक-ठाक इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी। फिर क्या हुआ ज़ैनी, कहीं उसने तुमसे बदतमीज़ी तो नहीं की किसी किस्म की? हुज़ैफ़ा की तेवरियाँ चढ़ी थी पल भर में हमज़ा की ख़तरनाक हद तक खुदसुरी सर्द महरी से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। ना ही चाहता था कि उसके भाई की वजह से किसी भी किस्म की तकलीफ़ इन दोनों बच्चों को पहुँचे, जिनके सरों पे माँ-बाप का साया नहीं रहा था। वो मामू-मामानी के मुख़लिस बेलौस मोहब्बतों का कर्ज़दार था। मोहसिन थे उसके मामू-मामानी उन दोनों भाइयों के। भला फिर कैसे वो उनकी मोहब्बतों को जान से ज़्यादा ना चाहता। इन दोनों के वालिदैन के इंतकाल के दिन से वो खुद को कबीर और ज़ेनिश समेत हमज़ा को भी एक बाप की तरह देखने लगा था। जितना संजीदा वो बाहरी दुनिया में नज़र आता था, उतना ही नर्म और खुशगवार मूड में वो अपने घर के तमाम फ़राकीन के साथ रहा करता था। वो शायद इनमें से हो चुका था जो अपनी फ़ैमिली के लिए जान देने से भी दरलीक नहीं करते। और फिर भाई ज़ल्मी ने मुझे खूब डाँटा और मेरी कलाई को इतनी ज़ोर से दबोचा कि मेरे हाथ से दर्द ही नहीं जा रहा है। बंद करो ये बकवास अपनी ज़ेनी, बहुत हो गया अब। वो हुज़ैफ़ा की गाड़ी को अपने टेरेस की खिड़की से बाहर खड़ा देख नीचे आने के लिए बेडरूम से बाहर निकला था जब उसको ऊपर से ही ज़ैनी की आवाज़ सुनाई दे गई थी। ज़ीना चूँकि लॉन्ग एरिया में ही बड़ी खूबसूरती से निकाला गया था, इसलिए वो दरमियानी सीढ़ियों पे रुक के पहले हमज़ा ने
अपनी खता जान लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि उस जैनी उसके नज़दीक एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ़ उसको नीचा दिखाना चाहती थी। उसको अपने ही भाई के सामने शर्मिंदा करने पे कमर कस चुकी थी। शदीद तरीन नफ़रत थी उसको जैनी से, और शायद उसकी सबकी वजह खुद जैनी ही थी। उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क में उस कदर वो आगे निकल आई थी कि उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए हर वो काम बगैर सोचे समझे कर जाती थी, जिसके बाद हमज़ा की नफ़रत में मज़ीद इज़ाफ़ा ही होना था। लेकिन ज़ैनी के साथ-साथ वो भी गलत था, बचपन से ही खुद उसके खुदा वास्ते का बैर बाँट लिया था। भाई, आपकी लाडली बहना मेरी जासूसी करने के लिए मेरे बेडरूम में से बरामद हुई थी और मेरे लैपटॉप में से मुआदा इकट्ठा करना चाह रही थी आपसे मेरी तस्लील करवाने का। वो खूब से सुर्ख हो रहा था ज़ैनी की कलाई पकड़ने वाली बात से हुज़ैफ़ा के सामने कह देने पर, मगर जैसे ही ज़ैनी को ज़िच कर देने वाली मुस्कुराहट लबों पे सजाए देखा, लम्हे में वो तो जैसे गुस्से से हित्ते से ही उखड़ गया था, और वो भी ज़ीनश की तबीयत हिरन करने के लिए लब-वाही कर रहा था, जब वो एक दफ़ा फिर ज़ुल्म की दास्तां हुज़ैफ़ा के सामने लापना शुरू हो चुकी थी। देखें भाई, कैसे आपके सामने मुझे डाँट रहे हैं, और आपके पीछे तो उन्होंने हद ही कर दी थी। वो भी शेर हुई मासूम सी सूरत बनाए हुज़ैफ़ा के बराबर में थ्री सीटर सोफ़ा पे ही टिक गई। उसके बाजू के हाले में भी जगह बना चुकी थी वो जल्दी से। खामोश हो जाओ हमज़ा, बहुत सुन ली तुम्हारी मैंने, समझे? मेरी नरमी का तुम नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, समझे? बंद करो ये अपनी खुदसरी और मुँह ज़ोरी। भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुझे तो लगता है जैसे मैं आपका सगा ही नहीं हूँ। हमज़ा बुरी तरह से आके दख्ते शोलों की ज़िद में आ चुका था, मगर सामने बैठा हुज़ैफ़ा रूपो दबदबे समेत गुस्से में इससे 10 कदम आगे था। तुम मेरे सगे हो तभी अभी तक मेरे कहर से महफूज हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक आधा ज़मीन के अंदर होता। बाकी खुद तुम बहुत ज़्यादा अपने आप ही खुद को बहुत समझदार और बड़ा तो समझते ही हो। हुज़ैफ़ा 2 मिनट रुका था, मगर फिर दोबारा कुछ याद आने पे उसकी तेवरी चढ़ चुकी थी। और ये क्या तुमने मेरा कमरा लगा रखा है? वो कमरा जितना तुम्हारा है उतनी ही मेरी बहन का भी है, समझे? भाई, आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। आज मुझे यकीन आ गया है इस हकीकत पर, और मेरा कमरा सिर्फ़ मेरा है। इसको तो अब मैं अपने कमरे तो क्या खुद की परछाई तक इसकी रसाई हासिल नहीं होने दूँगा। तुम मुझे मजबूर मत करो हमज़ा कि मैं वक़्त से पहले कोई ख़ास कदम उठा लूँ, और हाँ, बस अब रोज़ रात के खाने के बाद तुम इसको पढ़ाओगे, समझ लो, वरना मेरी नाराज़गी को तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। खाना लगाओ ज़ेनी बच्चे, मैं कबीर को लेकर आता हूँ। मैं लान में से अब तक उसके दोस्त भी जा चुके होंगे, और हाँ, बल्कि हम सब भी आ रहे हैं। वो उस पे दरजीदा नज़र डालते चबा के बोला था कि हमज़ा मज़ीद कोई बदतमीज़ी ना करे, और शराफ़त से खाने की टेबल पे अपनी तशरीफ़ का टोकरा उठा लाए, जबकि हुज़ैफ़ा की पुश्त पे खड़ी ज़ीनश उसको विक्ट्री का निशान बनाने के बाद फ्लाइंग किसेस भेजती भरपूर अंदाज में पेट्रोल छिड़क के आग दहकाने का काम कर चुकी थी। वो उसकी चालाकी प्लस ढिठाई पे बस पीछो-ताब ही खा के रह गया था। फ़िलहाल कुछ भी कहना अपने ही बाई से खुद ही मज़ीद शामत बलवाने के मुतरादिफ था, मगर हिसाब बराबर करने का वो पूरा इरादा कर चुका था। भाईजान, इसकी घर के अंदर वाली व्हील चेयर इधर है, मैं लेकर आता हूँ उसके। हमज़ा ने किचन में जाती ज़ीनश पे एक कहरआलूद नज़र दौड़ाने के बाद हुज़ैफ़ा को मनाने के लिए कहा था, रहने दो, मैं उसको गोद में लेकर आता हूँ। वो उसके नरम पड़ने पे खौफ भी कुछ ठंडा हुआ, मगर भाई, वो जिस्मानी तौर पे तो 22 साल का ही है ना, अब कैसे उसको उठाएंगे? जैसे हमेशा गोद में समा लेते हो वैसे। वो बगैर पलटे के हाथ दरवाजे के बाहर लान की तरफ बढ़ गए। अगले कुछ दिन बाद बशीर अहमद साहब के सबका ऑफिस के दोस्त तैमूर साहब उनसे मिलने के लिए उनके घर आए थे। सब कैसे हैं तुम्हारे घर में तैमूर? बशीर साहब ने उनको चाय के साथ बिस्किट भी प्लेट में रखा था। मेरे घर में सब ठीक, खुदा का बहुत करम है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल का मर्ज़ अब कैसा है? कैसा होगा तैमूर? बस करम है खुदा का, सांसें चल रही हैं। मतलब तुमने इलाज नहीं करवाया अब तक? शुरू में 1-2 दफ़ा गया था, मगर फिर पैर ही नहीं रहा पैर ही नहीं रहा एक मजूरी ने कमर तोड़ दी। सारी जिम्मेदारी आयशा बेगम के नातवा कंधों पे आ गई है। घर बच्चे में सब कुछ वही कर रही हैं। अपने प्यारे और गमगसार दोस्त के सामने उन्होंने शायद इतने अरसे में पहली दफ़ा किसी से अपने दिल हल्का किया था। फिर कैसे सब कुछ गुजर बसर हो रहा है? बशीर वो फिक्रमंद हुए थे अपने प्यारे दोस्त की मौशी हालत को जानकर। बस यही परेशानी है, बेटी का निकाह कर दिया, अब उसकी रुखसती की फ़िक्र लाहक हो गई है। कहने को तो लड़के वालों ने जहेज़ से मना कर दिया है, मगर यार, मेरी बेटी क्या खाली हाथ ससुराल रुखसत होगी? बस यही कुछ परेशानियां हैं। ऊपर से पहले एक वाल बंद
ऊपर से पहले एक वॉल्व बंद था दिल का, अब दूसरा भी हो चुका है। एक डॉक्टर के पास गया था, उसका कहना है कि जल्द से जल्द अगर एंजियोप्लास्टी ना हुई तो तीसरा वॉल्व भी बंद हो सकता है। परेशानी की बात है, मगर अल्लाह बड़ा रहमान है, मेरे भाई सब रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, बस वही वही है सहारा हमारा। तो मेरे पास एक बिल है, तुम्हारे कुछ मिसाइल मसाइल कम हो जाएंगे। वो कुछ सोच के बोले थे, कैसा बिल? तमूर मुझे भी बताओ जल्दी। बशीर साहब के चेहरे पे एक मोम सी उम्मीद जागी थी, किसी जुगनू की तरह। मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ वहाँ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ होने के साथ साथ पोस्ट भी बहुत अच्छी है। मैं उधर का मैनेजर हूँ। वो ठहरने के बाद बोले, मगर मुझ अपाहिज को भला कैसे कोई नौकरी दे सकता है? मुझे सिर्फ एक दफ़ा वो गाड़ी वाला मिल जाए, मैं उसे इतना ज़रूर पूछूंगा कि मुझे सिर्फ अस्पताल तक ही छोड़ देते तो शायद वक्त पे पहुंचने से मेरी टांग बच जाती। ज़िंदगी में अगर कभी वो मुझसे टकराया तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगा। अरे तुम नौकरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी सिला तो अब इस काबिल है ना कि घर के कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। बड़ी अजीब बात किया तुमने तैमूर। सिला ने अभी मैट्रिक के पर्चे दिए हैं, उसका तो रिज़ल्ट भी नहीं आया अब तक। मैंने अभी तो तुम्हें ये बताया है कि मैं ऑफ़िस का मैनेजर हूँ, और फिर वैसे भी हमारे ऑफ़िस में रिसेप्शनिस्ट की जगह 2 दिन पहले ही खाली हुई है। मगर वो तो काम नहीं जानती रिसेप्शनिस्ट का। बशीर साहब हैरान होते तैमूर की बातों पे। तुम क्या बोलना चलना माँ के पेट से सीख के आए थे? नहीं ना, तो फिर वो भी सीख जाएगी। सबसे बड़ी बात, उसका ताया तैमूर भी तो उसकी मदद करेगा। तुम बस कल उसको मेरे ड्राइवर के साथ सुबह को भेज देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। नहीं रुको, पहले उसकी माँ से तो मशवरा कर लूँ, फिर फ़ोन करके बताऊँगा। उन्होंने हामी ना भरी, क्योंकि आयशा की फितरत से वो बहुत अच्छी तरह से आगाह थे। वो कभी भी सिला को ऑफ़िस में काम करने की इजाज़त नहीं देती, इस बात का उनको पूरा यकीन था। एक टेस से उनके दिल में उठी थी कि काश वो आज मजबूर ना होते तो उनके बच्चों को इतने सख्त हालात से ना गुजरना पड़ता। रात में उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ी थी जब उन्होंने बुरी तरह खांसते हुए आयशा बेगम को उठाया था। आयशा के रोने की आवाज़ सुन के सिला भी उठ के भागती हुई माँ के पास आई थी। क्या हुआ मैं? बेटा, तुम और जिफ़ा मिलकर जल्दी से बाबा को अपने व्हील चेयर पर बिठाओ, मैं टैक्सी लेकर आ रही हूँ। वो रोते हुए कहती अपनी शाल ओढ़ के तेज़ी से रात के 2 बजे घर का ताला खोलकर बाहर टैक्सी की तलाश में निकली थी। इन तीनों बहन भाइयों ने बड़ी मुश्किल से बाप को व्हील चेयर पर बिठाया और घर के मेन गेट पे माँ का इंतज़ार करने लगे। तीनों बहन भाई ज़ोरों की तार रो रहे थे। कुछ देर बाद आयशा काली टैक्सी लेकर पहुंच चुकी थी। ड्राइवर की मदद से बशीर साहब को टैक्सी में बिठाया गया। अम्मी, हम भी चलेंगे? सिला ने लबों को बेदर्दी से कुचलते हुए माँ से पूछा था। हाँ चलो, वो कहती हुई अंदर से अपना पर्स और घर को ताला लगा के जल्दी से टैक्सी में बैठ के अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी थी। करीबी अस्पताल ले जाने पे पता चला कि हार्ट अटैक हुआ था बशीर साहब को, और ऐसी सूरत में वो छोटा सा क्लिनिक नुमा अस्पताल उनका इलाज करने से इनकारी था। वो बड़ी मुश्किल से खुद समेत इन तीनों को भी संभालते हुए वापस दूसरी टैक्सी करके आगा खान अस्पताल पहुंची थी। वो नहीं जानती थी कि पैसा कहाँ से आएगा इतने बड़े अस्पताल में दाखिल करवाने पर, लेकिन खुदा का नाम लेकर वो इधर आ ही गई थी। हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, पैसा करें 80,000 रुपये का काउंटर पे जमा करवा दे ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करते रहें, बाकी की रकम बाद में करवा दीजिएगा। नर्स ने डॉक्टर के रूम से आके जल्दी में कहा और वो वापस पलट गई। 80,000 कहाँ से आएंगे अम्मी? सिला के सकते में से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली थी। बेटा, अल्लाह बड़ा करीम है, मैं कोई इंतज़ाम करके आती हूँ। तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसे लेने गई हूँ। और तुम दोनों घर चलो मेरे साथ, पड़ोस में शीम बाजी के घर छोड़ दूँगी तुम दोनों को, उन्हीं के पास जा रही हूँ। नहीं अम्मी, हम भी यहीं आपके के साथ, प्लीज़ अम्मी। वो दोनों माँ से फरियाद कर रहे थे। वक्त ही ऐसा था, वो उस बात में सर हिलाती अस्पताल से चली गई। आयशा बेगम को गए हुए महज 15 मिनट ही गुजरे थे जब वही नर्स दोबारा सिला के पास आई। आपने पैसे जमा कराए नहीं? अब तक हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है, आप लोग जल्दी करें प्लीज़। आप डॉक्टर से कहें वो मेरे बाबा का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, मेरी अम्मी पैसे लेकर आ रही हैं। ऐसा नहीं होता, ये हमारा अस्पताल के रूल्स की पॉलिसी नहीं है। जब तक आपकी माँ पैसे जमा नहीं करवाएंगी तब तक, और तब तक अगर उनके वालिद साहब को कुछ हो गया तो। वो रोते हुए चौंक के पलटी थी भारी गंभीर आवाज़ पे, जो कि उससे कुछ फासले पे मौजूद शख्स की थी। 6 फीट 2 इंच कद के मालिक इस अजनबी शख्स को उसके गर्दन ऊंची करके देखना पड़ा था। उसके कंधे तक बम्बी में मुश्किल ही कद में थी। सर जी, आप कौन हैं? इनके आप प्लीज़ अपना काम करें और हमें हमारा। नर्स चिढ़ गई। उसको अंदर वापस पहुंच के मरीज़ का बीपी वगैरह भी चेक करना था। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, आप की तरह एक इंसान को तड़पता नहीं छोड़ सकता। हुज़ैफ़ा, जो कि कबीर के डायलिसिस करवाने रात के 9 बजे हर हफ्ते इसको लेकर आता था उसके मुस्तकबिल अटेंडेंट डॉक्टर के पास, आज भी वो कबीर के डायलिसिस होने के बाद कुछ घंटे उसको अस्पताल में ही रखता था
ताकि कोई भी कबीर को मुश्किल ना हो घर जाके। वो कबीर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा के बस सब कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ जा रहा था। जब कॉरिडोर से गुजरते हुए उसको एक 16 से 17 साल उम्र की लड़की अपनी बहन भाइयों को दिलासा देती खुद बुरी तरह सिसक रही थी। वो उसकी मासूमियत देख के साकत और जामे था, थम सा गया था उसकी आंखों के सामने, जैसे अपना वक्त घूम गया था। वो भी तो अपनी माँ के लिए ऐसे ही तड़पता था, आज तक उनको खामोशी से तलाश कर रहा था। वो लड़की उसको अपनी ही परछाई लगी। मिस आप चले मेरे साथ, वो उसको कह के काउंटर की तरफ इशारा करता आगे बढ़ गया। सिला किसी ट्रांस की कैफियत में उसके पीछे पीछे काउंटर तक पहुंची थी, जहां वो पैसे जमा करवाने के बाद उसके सामने साइन करने के लिए पेपर बढ़ा चुका था। इज्जत नफ्स का तो पता नहीं, मगर मोहब्बत मेरे अंदर ज़रूर पैदा होकर तनावर दरख्त बन चुकी है, पूरी आबोताब से। और माय डियर हबी, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तुमने खुद अपने लिए पछतावे का इंतखाब किया है। उसने जीनश को बेदर्दी से सोफे पे धकेला। इज्जत नफ्स का तो पता नहीं, मगर मोहब्बत मेरे अंदर ज़रूर पैदा होकर तनावर दख्त बन चुकी है, पूरी आबोताब से। और माय डियर हबी, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तुमने खुद अपने लिए पछतावे का इंतखाब किया है। उसने जीनश को बेदर्दी से सोफे पे धकेला और उसकी थोड़ी थोड़ी को जकड़ के उस पर झुकते हुए मानी खेज लहजे में कहा। जीनी की आंखों में खौफ उतरा था। हमजा के खतरनाक तेवर उसको सहमा गए थे। पछतावा नहीं है जिसे आप हकारत की निगाह से देख रहे हैं। मेरे लिए तो ये फ़क्त इश्क है, अपने जुनून खेजियों को बुलंद अथाह गहराइयों तक छूता हुआ महसूस करता और मेरे इर्द गिर्द ढेर सारी खुशियां बखेरता। वो सटपटाने के बावजूद आंखों को जोर से मींचे एक खजब के आलम में अथल पुथल होती धड़कनों के दरमियान हाल दिल सुनाने से अब भी नाबाज आई थी, मगर हमजा को उसके घरे जुमले जैसे झंझोड़ गए थे। वो तेज़ी से पीछे हटा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसको शदीद हैरत का झटका लगा जब नज़र सफ़ेद टाइल्स लगे फर्श पे गई, जहाँ जीनश के पैरों के निशान लहू से बने हुए थे। बेचैन निगाह ने बेकरारी से सरफरी लड़की के नाजुक पैरों तक का सफ़र तय किया था। वो हक तक खड़ा कभी अपने पैरों को देखता जो स्लीपर्स पे कैद होने के बाइस कांच के जख्म पहचाने से महफूज थे, और फिर जैनी के पैर और फर्श को। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ अहमद लड़की? वहशत ज़दा सी आवाज़ हमजा के लबों से निकली थी, जो जीनश को अंदर तक पुरसुकून कर गई थी। ज़ैनी के लिए यही ख्याल फरहत बख्श था कि उसका खड़ा उखड़ मिजाज महबूब उसके पैरों से रस्ते लहू को देख मुस्तरब था, उसकी तकलीफ़ महसूस कर रहा था। मोहब्बत तुमको भी है हमसे बेपनाह मेरे सनम, मगर अना की थपकी के आगे मोहब्बत बेखबर सी गहरी नींद सो रही है तुम्हारी। जैनी के लब बहुत धीरे से फड़फड़ा के खामोश हो गए थे। वो सिर्फ अभी इन लम्हात में जीना चाहती थी। हमजा अपने बालों को सख्ती से दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ के जोर से छोड़ता, तेज़ी से जैनी को सोफे से उठा के अपने बाजुओं में भरकर लंबे लंबे डग भरता अपने बेडरूम के अंदर जा चुका था, जबकि जैनी ने बड़े इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए दोनों हाथ बड़े इस्तेकाक से हमजा की गर्दन के गिर्द बांध लिए। जख्म इतने गहरे आए हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसे काम सर अंजाम देने की? क्यों खुद को तकलीफ देती हो जैनी हर बार? हमजा का लहजा काफ़ी हद तक नरम पड़ चुका था। गुस्से की जगह परेशानी और फिक्र ने ले ली थी। वो संग दिल ज़रूर था, मगर था तो इंसान ही ना, सीने में नरम और नाजुक दिल रखने वाला हसास इंसान। ये ज़ख्म थोड़ी है। वो बैठ कर ऊँचे टेक लगाए ज़ेरे लब मुस्कुराई और हमजा की पेशानी पे बिखरे बालों को बुखेरती आंखों में उसको कैद कर रही थी, जबकि हमजा मगन सालब भींचे पैरों में से कांच के ज़रे ट्यूज़र्स की मदद से निकालने की कोशिश कर रहा था। कई दफ़ा तो कांच निकालते वक्त हमजा के खुद के चेहरे के तासुरात में दर्द खुल जाता, जैसे जीनश के बकाए दर्द उसको हो रहा है। फिर क्या है ये तुम्हारे नज़दीक? एक ज़रा बड़ा कांच का टुकड़ा निकालने से पहले उससे जैनी का जहन बटाना चाहता था कि दर्द की शिद्दत कुछ मानत पड़ जाए। मेरे नज़दीक हमजा, ये ज़ख्म तुम्हारी मोहब्बत की पहली फुहार है, जो मुझे पे लम्हा बलम्हा तुम्हारी तवज्जो की सूरत में मुझे नम कर रही है। नादानी है तुम्हारी जैनी कि मैं तुम पे मोहब्बत निछावर कर रहा हूँ। अपनी महज हमदर्दी को तुम कैसे कमअक्ली और नाफहमी का मुजाहरा करते हुए चाहत का नाम दे सकती हो? सी एड़ी से कांच काफ़ी तेज़ी से निकाला गया था। तकलीफ की शिद्दत से वो पहली दफ़ा सिसक उठी थी, या फिर हमजा की ज़ुबान से निकले नुकीले तीर का दर्द था, जो सीधा दिल में खुबे खंचे से रेजा रेजा होने के बायस खून के आंसुओं को दिया था। तुम छोड़ दो ये सब अच्छे तरीके से माना मुझे मुतवज्जा करने के लिए, क्योंकि तुम जैसी बोल्ड लड़की मेरी लाइफ पार्टनर नहीं रह सकती। माफ़ कीजिएगा मिस, मैं तो बस। हुज़ैफ़ा खुद को लम्हों में वापस अपने खोल में कैद करता हिचकिचाते हुए यकदम सीधा हुआ था। अलबत्ता दुपट्टा पेशानी पे ढांपना नहीं भूला था उस परी पैकर का।
आप बहुत ख़राब हैं। आंसुओं का गोला उसके हलक में जा फंसा था। मैं तो बस आपका दुपट्टा व उसकी आबशार जैसी पलकों पे चमकते मोती देख शदीद खुद पे नादम हुआ था, मगर सामने मौजूद हस्ती इस बात से ही इनकारी थी कि मुकाबल पशिमा है अपनी बेख्तियारी के बाइस। हुज़ैफ़ा ने ये सब जानकर हरगिज़ ना किया था। वो तो खुद सिनफ़े नाज़ुक से दूर भागने वालों में से था, मगर सिला ने कहीं न कहीं उसको मुतवज्जा कर डाला था, या फिर उसकी मासूमियत ने शायद। वो लंबा चौड़ा मर्द बेबस महसूस कर रहा था खुद को उस बेज़रर सी लड़की के आगे। जो बेबस होते हैं ना इंसान, तो इंसान ज़िंदगी में भी इनके साथ इतनी सख्ती से पेश आती है साहिब। वो बेदर्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए शदीद मायूस लहजे में गोया हुई थी। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस आपके सर पर दुपट्टा बराबर कर रहा था। मेरा इरादा आपको हरगिज़ भी अधूरी बात कहकर वो लब भींच गया। उससे आगे कब्ज़ में भी कहना हुज़ैफ़ा को कुछ अजीब ही महसूस हुआ था, इसलिए चुप साध गया। ताहम वो सिला से हरगिज़ इतनी गहरी बात की तवक्का नहीं कर रहा था। कितना गलत समझ बैठी थी वो इसको, लेकिन उसमें कसूर उसका भी ना था। वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, बिल्कुल इसकी खुद की ज़ात की तरह। हाथ मेरे भी हैं, मैं अपने सर की ज़ीनत और तन की गैरत की खुद भी बहुत बेहतर हिफाजत कर सकती हूँ। कुछ वक्त दरकार रहेगा बस मुझे, लेकिन मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूँगी। ये मैंने आपसे कहा था पहले भी, और मैं वादा खिलाफ़ी करने वालों में से हरगिज़ नहीं। बराए करम मुझसे दूर रहें। मैं कह रहा हूँ ना, आपको गलतफ़हमी हुई है। सिला को आपे से बाहर होता देखे वो दबे दबे गुस्से में अपने इर्द-गिर्द नज़र घुमाकर गोया हुआ था। वो तो शुक्र था सुबह होने की वजह से रश ना था। कॉरिडोर में और रिसेप्शनिस्ट भी जा चुकी थी। गलतफ़हमी मुझे नहीं बल्कि आपको खुशफ़हमी बहुत है, या फिर आप हम गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के कायल हैं। तस्कीन मिलती है आप जैसे लोगों को ये घटिया तरीन ओछी किस्म की हरकत व सकनात सरअंजाम देकर। यकीनन वो हक्का बक्का चारों चाहत शाने चुत खड़ा खुद पे बरसती इल्ज़ामात की बारिश को खासी खंदा पेशानी से सीने पे हाथ बांधे एक भौंवा को उचकाए बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, और दिल ही दिल में तहिया कर चुका था आज के बाद किसी भी लड़की का दुपट्टा तो क्या कुछ भी ढलक या गिर जाए, लेकिन वो अपनी खिदमात हरगिज़ नहीं पेश करेगा। किसी जाम में मत रहिएगा मिस्टर, मैं आपकी अनायत का जो अब आपके तरीके से दूंगी, जिस तरह आप चाह रहे हैं मुझसे कि मैं बिक जाऊंगी आपकी, तो ये आपकी सोच है। ला हौला वला कुव्वता बेसाख्ता उसके लब फड़फड़ाए थे और लबों पे बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट लम्हे भर के लिए हुज़ैफ़ा के लबों पे घर गई थी, जो वो बड़ी सफाई से छुपा गया था। ला हौला वला कुव्वता के साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ ली। वैसे भी आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने की अशद ज़रूरत है। गुनाह की पोटली आपके सर के बालों तक मुकम्मल भर चुकी होगी अब तक। एक और सितारा जुर्रत उसको रदीदा कर गया। मिस, मैं कह चुका हूँ आपसे पहले भी, और अब भी कह रहा हूँ कि आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हुज़ैफ़ा उसके इल्ज़ाम तराशियों पे भौंचका ही तो रह गया था। आंखों में कुछ देर कबल सिला के लिए नर्म तासुरात में अब सर्द महरी उभर आई थी, जो सिला को उसकी आंखों के ज़रिए खुद में उतरती हुई महसूस हुई। वो पल में सहमी थी, मगर अपने तासुरात छुपाने में शायद बहुत माहिर हो चुकी थी। उसकी गहरी बोलती नज़रों से निगाह चुराते हुए वो अब भी हुज़ैफ़ा को खुद एतमादी का झंडा बुलंद करती महसूस हुई। वो यही प्लस पॉइंट हुज़ैफ़ा को उसकी तरफ मज़ीद राग़िब कर गया था, क्योंकि उसके नज़दीक एक लड़की को इतना खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो अपने ज़ोर बाजू मुश्किलात कड़े वक्त में खुद को हर किस्म की आज़माइश से निकालने का हुनर रखे। मासूमियत और अदम एतमादी का होना अब के जदीद तरीन दौर में खुद के लिए अपनी कब्र आप खोदने के मुतरादिफ है। जैसे जैसे वो सिला को समझ रहा था, वैसे वैसे उसको अंदाज़ा हो रहा था कि वह समझदार होने के साथ साथ अपनी उम्र से पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आपकी रकम बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ये मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ यही, और मैं वादा खिलाफ़ी करने वालों में से हरगिज़ नहीं। बराए करम मेरी ज़ुबान पर एतबार करें और मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कतई कोशिश ना करें। और मैं आपको बिल्कुल ठीक समझी हूँ। मैं आप मेहरबानी करें और अपना मुझे एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ताकि मैं हर माह आपका कर्ज़ आपके पास पहुँचा सकूँ। सिला ने अपनी तहने बात को लिपटा। वो जल्द से जल्द इस शख्स की नज़रों से आज़ादी चाह रही थी। उसकी बोलती निगाहों उसकी अजीब उलझन और बेचैनी में गिरफ्तार कर रही थी। आयशा की बात उसके कानों में बार बार गर्दिश कर रही थी। बेटा, नामहरम कभी भी आपसे मुखलिस नहीं हो सकता, चाहे वो आपसे लाख दावे करे या कस्में खाए। उसकी नीयत और उसके दिल का हाल सिर्फ खुदा ही जान सकता है। अच्छी समझदार लड़कियों को खुद अपनी इज्जत की हिफाजत और रखवाली करनी पड़ती है, और इसके लिए उनको मोहतात रहना ज़रूरी होता है। माँ की कही बात जैसे उसके दिल में हमेशा के लिए लोहे महफूज की महफूज हो गई थी। ये ले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मैं आपसे हर माह लाज़मी कुछ ना कुछ रकम वसूल करूँगा, और हर माह आपको लाज़मी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी मेरी रकम देना।
और जैसा कि आप मुझे पहचान ही चुकी हैं तो सुन लीजिए अपने कानों को खोल के, अगर इस माह के आखिर में मुझे मेरी रकम में से कुछ रकम ना मिली तो आप खुद समझदार हैं। वो टिश्यू पेपर जेब से निकाल के उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए आंखों में न जाने क्या तासुर तलाश कर रहा था सिला की, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसकी आंखों में रची हुई बेबसी की पढ़कर दिल ही दिल में मजाक उड़ा रहा होगा, उसका मुस्कुरा रहा हो जैसे। जी बेहतर, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। वो भी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी अपनी जब हस्पताल की राहदारी तेजी से दूर करती कलसूम आंटी पड़ोस उनके शोहर के साथ स्ट्रेचर पे आयशा को लेकर हरासा हुई उसके करीब से गिरने को थी। ये पता नहीं क्या सी अपनी माँ के वजूद को खून में लथपथ स्ट्रेचर पे से गुजरता देख उसकी रूह फर्जा चीख कॉरिडोर के दोनों दीवार को हिला गई थी। हुज़ैफा ने पलट के परेशानी से देखा तो सूरत हाल की संगीनी उसका दिल सहमा गई थी। वो तेज़ी से स्ट्रेचर की तरफ लपका था। इज़्ज़त नफ्स का तो पता नहीं, मगर मोहब्बत मेरे अंदर ज़रूर पैदा होकर तनावर दरख्त बन चुकी है पूरी आबोताब से। और माय डियर हबीब, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तुमने खुद अपने लिए पछतावे का इंतखाब किया है। उसने ज़ेनिश को बेदर्दी से सोफे पे धकेला। ये तो फिर से वही आ गया। गाइस गाइस, आप देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रही हूँ और इतना अच्छा नावल है। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट का ज़रूर इजहार कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। मेरे नज़दीक हमज़ा, ये ज़ख्म तुम्हारी मोहब्बत की पहली फुहार है। ये भी तो वही है। Be prepare your mind, Zanny dear. Very soon I will give you divorce, sweetheart. वो नखवत भरे लहजे में कहता उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स थमाकर अपने ही कमरे से वॉकआउट कर चुका था। माजी की कुछ तल्ख यादें एक दफ़ा फिर से उसके दिमाग में गिरदश करने लगी थी। मुझ जैसी लड़की, मैं क्या गलीज़ हूँ या ज़माने भर का गंद मैं अपने नातवा कंधों पे लिए घूम रही हूँ, या फिर मेरी बोल्डनेस ने मुझे नापाक कर दिया है। क्या मैंने किसी अजनबी के साथ वक्त गुजारी की है? जो मेरा शोहर मुझे जैसी लड़की से कलाम करना तो दूर की बात शायद थूकना भी पसंद नहीं करता। आज शायद उसकी हद जवाब दे गई थी और वो ज़ोरों को तार फूट फूट के रो दी। उसकी सिसकियों ने दरो दीवार तक हिला दिया के तलों की तकलीफ और उठती टेसें महसूस ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ तुम्हें और ये तुम क्या कर रही हो ज़ैनी? हुज़ैफा की चंगाड़ती आवाज़ भी उसको अपने इक़दाम से रोक ना सकी थी। क्या हुआ बच्चे, क्यों इस तरह से आवाज़ पाकता सी किचन की तरफ भाग रही हो? और ये तुमने अपने हुलिया क्या बना रखा है गुड़िया? हुज़ैफा जल्दबाजी में अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था, मगर लाउंज से गुजरते हुए ज़ैनी को अंधाधुंध किचन की तरफ बढ़ता देखकर वो ठनक के चंद लम्हों के लिए थमा था, क्योंकि ज़ैनी आमतौर पर कभी इस तरह उजाड़ हालत में घर तक में ना घूमा करती थी, मगर इस वक्त हुज़ैफा को ज़ेनी का उजड़ा बिखरा सरापा शदीद फ़िक्रमंदी में मुब्तला कर गया था। वो उसको अपने हवासों में ना लगी थी। वो लंबे लंबे डग भरता उसको उस तक जा पहुंचा था। अम्बादा अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो बड़ी कोई अनहोनी का अंदेशा उसके दिल में ज़ोरों ज़ोरों से दस्तक दे रहा था। भाई मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। वो हुज़ैफा को देखकर ज़ोरों को तौर रो दी थी। उसके शफीक बाजू पे अपनी पेशानी टिकाए और उसके कलाई को सख्ती से जकड़े। ज़ैनी हुज़ैफा को किस किस्म की शदीद ज़हनी अजियत का शिकार महसूस हुई। ऐसे कैसे हमारी कोयल की बर्दाश्त ख़त्म होगी? हाँ, मेरे ख्याल से ज़रूर हमज़ा से आज जंग हारी हो, वो भी तीसरी जंग अजीम। सही कह रहा हूँ ना? हुज़ैफा ने ज़ैनी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और हल्के फुल्के अंदाज में वो वजह मालूम करना चाही थी जिसके बायस ज़ैनी इस कदर मायूस थी। सही कहा आपने भाई, बिल्कुल मैं मोहब्बत की जंग हार बैठी हूँ। बस अभी अभी अपनी मुर्दा मोहब्बत का जनाजा पढ़ा है मैंने। ज़ैनी का लहजा बता रहा था जैसे बहुत बड़ी क़यामत आके गुजरी हो कुछ वक्त पहले कबल आज। क़यामत से पहले ही क़यामत आ चुकी थी, इसलिए कि जो उसके दिल समेत वजूद को भी किरची किरची कर गई थी। आंखों ख्वाबों की उमंग नोच के अपने साथ कहीं दूर वीराने में कैद कर गई थी। सही कहा है किसी ने, एक तरफा मोहब्बत बड़ी ज़ालिम होती है, दीमक की तरह खा जाती है मरीज़ मोहब्बत को। ज़ैनी का दुख महसूस करके कुर्ब से वो सोच के रह गया। आपकी बहन आज हार गई भाई, बस और नहीं सह सकती मुझ में, और नहीं सकती मुझ में, नहीं सख्त बाकी रही अब
कुछ भी सहने की मुझ में। इनके रवैये ने आज मुझे तोड़ दिया। अर्श से फर्श तक का दुश्वार तरीन सफ़र मैं तय कर चुकी हूँ आज भाई। उसके गले लगे ज़ोरों को तो रो रही थी। हुज़ैफ़ा की शक्ल में उसको अपना बाबा नज़र आ रहे थे। क्या किया है हमज़ा ने? एक एक लफ्ज़ मुझे सही सही बताओ। हुज़ैफ़ा को शिद्दत से मामले की संगीनी का एहसास हो चुका था, मगर फिर भी जहन को झटकते हुए उसका सर शफ़क़त से सर सहलाते हुए सवाल दरियाफ़्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज़ैनी खामोश रही, जैसे अब तमाम तर शिकवा शिकायत दम तोड़ गए थे। लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा उसके पास ख़त्म हो चुका था। तो मेरे पैरों को ये क्या हुआ है ज़ैनी? अब बस मुझे इतना बताओ, क्या इस सब के पीछे भी हमज़ा का हाथ है? उसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है? बोलो बच्चे, डरो नहीं, मैं तुम्हारा बाप भाई सब कुछ। क्या है हकीकत गुड़िया, मेरी हकीकत? वो जैसे अपने हवासों में ही ना रही थी। बात करूँ वो कहाँ से कहाँ मोड़ गई। मैं आपको अपनी हकीकत बताती हूँ। मैं एक बदकिरदार आवारा लड़की हूँ जो कि लड़कों से टाइम पास और दोस्तियाँ करने जैसे मायूब मुशागिल के मालिक है। वो मुझे सख्त नापसंद करते हैं, नफ़रत है उनको मुझ जैसी खुद-एतमाद लड़कियों से। भाई ये सब कुछ तुमसे हमज़ा ने कहा है? आज उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है ना वो खुद को हमारा बाप समझने लगा है। सब किस्म बिल उसको निकालता हूँ आज। हुज़ैफ़ा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। गुस्से और ज़ब्त से उसकी शरेआनें फटने को थी। अगर हमज़ा उस वक़्त सामने होता तो शायद अब तक हुज़ैफ़ा के अताब का निशाना बन चुका होता। वो ज़ैनी को डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बिठाने लगा और फ्रिज में से पानी की बोतल लेने के लिए मुड़ा था, मगर उसके पैर को देख के वो जैसे सुन सा ही रह गया। ये पैर तुम्हारे? पैरों का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद उसको अपनी ही आवाज़ गहरी खाई से आती महसूस हुई। हुज़ैफ़ा का इतना कहना था और ज़ैनी शिद्दत से गम से निढाल हुई, मज़ीद बिलक के ज़ोरों के तार रोने लगी। हुज़ैफ़ा के सामने इस तरह टूट के बिखरने का उसने नहीं चाहा था, मगर उस सब में उसका भी तो कोई कसूर ना था। उसके कंधे के अलावा सर रख के रोने के लिए कोई और शफ़ीक कंधा भी तो उसके पास मुयस्सर ना था। आज नहीं बख्शूँगा मैं उसको। बहुत तकलीफ़ दी है हमज़ा, तुमने मेरी बहन को बहुत कर ली, तुमने अपनी मनमानी। वो गुस्से में हमज़ा का फ़ोन नंबर डायल करने लगा, जो कि मुसलसल बिज़ी जा रहा था। मोबाइल साइड पर पटक के उसने ज़ैनी को ज़बरदस्ती पेन किलर और खूब अद्वियात देकर वो ज़ैनी को उसके बेडरूम के दरवाजे तक छोड़कर चला गया। हुज़ैफ़ा एक दफ़ा फिर से हमज़ा का नंबर मिलाते हुए अपने बेडरूम की तरफ गया, क्योंकि उसकी इस वक्त घर में मौजूदगी की बड़ी वजह अपने बेडरूम से रकम लेना थी। मगर घर के अंदर की सूरत हाल ने तो जैसे उसके अंदर तक खून खुला कर रख दिया था। हमज़ा, तुम्हारी हठधर्मी और खुदसरी बहुत बढ़ गई है। कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सोचना पड़ेगा। इससे शदीद ज़हनी तनाव की हालत में कार तक ड्राइव नहीं हो रही थी। अस्पताल पहुंचने पर जो रूह अफ़ज़ा खबर उसकी मुंतज़िर थी, उसको सुनने बाद तो जैसे बच्चा कुचा इत्मीनान भी रुखसत हो गया था। सिला की वालदा की रूह खालिक़ हकीकी से जा मिली थी। आयशा बेगम मौत से जंग हार बैठी थी। एक्सीडेंट ही इतना शदीद था कि अस्पताल पहुंचने तक जो चंद सांसें चल रही थी वो भी दम तोड़ गई थी। आयशा बेगम जब अपने पड़ोसी के घर से बाहर निकली, कुछ रकम पड़ोसन के खावन से उधार लेकर, उस वक़्त फजर की अज़ान नहीं हो रही थी। परेशानी में वो पीछे आती गाड़ी ना देख सकी थी और धुंध में आज रोज़ के मामूल से काफ़ी ज़्यादा थी। बस नागहानी आफत का शिकार हो गई। कुछ देर बाद जब पड़ोस के लोगों ने उनको देखा खून में लथपथ, तो उनको लेकर अस्पताल जा पहुँचे, मगर खुदा के फैसलों के आगे भला कब किसी की चली है। अब कोई फ़ायदा ना रहा था रकम जमा करवाने का। हुज़ैफ़ा का दिल दुख से भर गया। लम्हों में सब कुछ ख़त्म हो गया था। सामने सिला अपने दोनों बहन भाइयों को सीने से लगाए चुप की चादर ओढ़े खड़ी थी, जैसे ज़ब्त की कड़ी मंजिलें तय कर रही हो, फिर भी खुद को मजबूत ज़ाहिर करना नहीं भूली थी। हुज़ैफ़ा उसके दंग सा उसको ही तके चला जा रहा था। कैसे कोई लड़की खुद पे इतना सख्त ज़ब्त के पहरे बिठाने में कामयाब हो सकती थी? मगर शायद सिला की परवरिश इन असूलों की बुनियाद पे की गई थी कि जिनमें खुद एतमादी और खुददारी कूट कूट के भरी जाती है कमज़न ज़हनों में बचपन से ही। खुद को बहुत बड़ा समझ बैठे हो तुम। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदसलूकी करने की? बोलो हमज़ा, जवाब दो। हुज़ैफ़ा, कबीर और ज़ीनश तीनों खामोशी से खाना खा रहे थे। हुज़ैफ़ा खुद खाने के साथ कबीर को भी छोटे छोटे नवाले बनाकर खिला रहा था। दूसरी तरफ ज़ैनी थी, जो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुकी थी, लेकिन दिल ही दिल में आने वाले तूफ़ान के बायस शदीद खौफज़दा थी। हमज़ा खामोशी से अपने बेडरूम से बाहर आया और बाआवाज़ बुलंद सलाम करके अपनी कुर्सी खिसका कर बैठने ही वाला, जब हुज़ैफ़ा इतना सब कुछ सरअंजाम देने के बाद भी उसकी दीदा दिलेरी देखकर अपना गुस्सा काबू ना कर सका और हमज़ा की कुर्सी को शदीद गुस्से के आलम में किक मारी। कुर्सी दूर जाकर गिर चुकी थी, जबकि हमज़ा ने खूनख्वार निगाहों से ज़ीनश को घूरा था। वो उसकी कहर बरसाती नज़रों पर एक नज़र डालती चेहरा झुकाए प्लेट में रखे चावलों को बेदर्दी से कुचलने लगी। आंखों से कई मोती प्लेट में गिरे थे। महबूब की नज़र में नफ़रत देखकर
मुझे नहीं पसंद आपकी चहेती की छिछोरी हरकतें और बेहया दावत देती अदाएं। मैं जो किया बिल्कुल ठीक कहा है। हमज़ा अपनी मकूक पे फाइज था। किसी भी किस्म की शर्मिंदगी उसके चेहरे पे ना थी। हद तो ये थी कि वो जीनश को लॉक कर देने वाली घूरियों से भी नवाज रहा था। खबरदार, एक लफ्ज़ और मत कहना मेरी बहन के बारे में, समझे? भाई, मैं तो तल्ख हकीकत ही बयां कर रहा हूँ। बस जो जैसा होता है उसके बारे में राय उसके किरदार के मुताबिक ही दी जाती है। कितना संग दिल था वो, कैसे एक मोहब्बत से गंदी लड़की की अना को तार तार कर रहा था। तो तुम बाज नहीं आओगे? ऐसे हुज़ैफ़ा ने ज़ोर से कुर्सी पीछे धकेली जिस पर वो विराजमान था और सीधा होकर उठ खड़ा हुआ। वो कदम और आगे बढ़ा के वो हमज़ा के ऐन मुकाबिल आन खड़ा हुआ। सर ता पैर मुकम्मल तरहम अमीज़ नज़रों से हमज़ा का जायज़ा लिया और फिर चटाक। भाई, मत करें ऐसा प्लीज़। हुज़ैफ़ा ने पूरी कुव्वत से हमज़ा के चेहरे पे एक घुमा के थप्पड़ रसीद किया था। सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही थी। कबीर ने सहम कर आंखें बंद कर ली थी जबकि ज़ैनी अपनी कुर्सी से उठकर हुज़ैफ़ा की तरफ लपकी थी, उसको इतने शदीद इक़दाम से बाज रखने के लिए। आप मेरे भाई हैं बस, हर कोई ऐरा गैरा आपका सगा बहन या भाई बनने का हकदार नहीं है, समझे आप? और तुम आग लगा दी है, अब तो जश्न भी मनाओ जाकर। हमज़ा, वो आवाज़ नीचे रख के बात करो वरना तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। निकाह में है ये लड़की तुम्हारे, समझे? अब की वजह से खामोश हो जाता हूँ मगर आज सही मानों में मुझे यकीन हो गया है कि मैं यतीम हो गया हूँ। हुज़ैफ़ा पे हसरत भरी नज़र डालकर वो लौं से उठा और बैरूनी दरवाज़ा भूर कर गया घर का। भाई, आपने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? भाई, हमज़ा को रोक लें, मत जाने दें। ज़ैनी ने हुज़ैफ़ा को रोते हुए झंझोड़ डाला लेकिन हुज़ैफ़ा को टस से मस न होता देखा खुद बाहर की तरफ दौड़ लगा दी मगर हुज़ैफ़ा की गरजदार आवाज़ ने उसके पैरों में जैसे बेड़ियां कस दी थी। जाने दो उसको, कहीं नहीं जाता, आ जाएगा अकल ठिकाने आते ही। आज आयशा बेगम को दुनिया से गए हुए तीसरा दिन था। सब रिश्तेदार अपने अपने घरों को रुखसत हो गए थे। अहमद बशीर साहब बेहतर थे अब मगर अस्पताल में ही चंद दिन मज़ीद ज़ेरे इलाज रहना था उन्होंने। अहमद बशीर साहब से ये बात छुपा ली गई थी फ़िलहाल कि आयशा बेगम इंतकाल कर गई मगर कब तक छुप सकती थी इतनी बड़ी बात। समीर और उसकी बहन भी सोम में आए थे और शदीद गम से निढाल दिखाई दे रहे थे। 1.5 माह से ज़ायद हो चुका था सिला की निगाह को मगर वो जैसे दिल से तस्लीम ही नहीं कर पा रही थी अपनी किसी मनकूहा ठहर जाने की हैसियत को, या शायद हालात में ही इतने संग दिल हो गए थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। रात तीनों बहन भाई पहली दफ़ा घर में तनहा रहे। दानी तो माँ को याद कर के आखिरकार थक के सिला की गोद में सो गया जबकि वो दोनों बहनें एक दूसरे से गले लग के खूब रोईं। माँ को याद करके आंखें सूज चुकी थी मगर माँ कहाँ रही थी जो आंसू पूछने आती। अगले दिन की सुबह सिला ने दोनों बहन भाइयों को देर तक सोने दिया ताकि उनका जहन कुछ पुरसकून हो के और खुद फजर के बाद माँ से के लिए अपनी सूरह मुल्क पढ़ती रही। जाए नमाज बिछाए रो रो के अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। 9 बजे के वक़्त है वो चाय नमाज तय कर उठी और बाबा का फ़ोन लेकर लाउंज में मौजूद सोफ़े पे आ बैठी। काफ़ी देर तक बाबा के दोस्त को फ़ोन मिलाती रही जिन्होंने उसको जॉब ऑफ़र की थी मगर वो थे कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मम्मा के इंतकाल की खबर भी उसने उनको दे दी थी और बाबा के हॉस्पिटलाइज़ हो जाने के बाद भी मगर वो ना आए और ना कोई रब्ता किया। सिला समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। शायद वो वक्त में अभी मज़ीद इम्तिहान लिखे थे। हमज़ा मुसलसल 1 हफ़्ते गायब था मगर घर से मगर हुज़ैफ़ा ने उसे 1 हफ़्ते में उसको शिद्दत से याद करने के बावजूद फ़ोन नहीं किया। ज़ैनी को भी सख्ती से मना किया तो हुआ था हमज़ा उसे फ़िलहाल किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करने से। अजीब हालत थी दोनों की। हुज़ैफ़ा गलती से अपने मोबाइल किसी काम से जाते हुए घर ही भूल गया था। ज़ैनी ने दिल के हाथों मजबूर होकर हुज़ैफ़ा के मोबाइल से हुज़ैफ़ा के ही अंदाज़ हमज़ा को घर आने के लिए मैसेज कर दिया था। मैसेज में बहुत मोहब्बत से उसने लिखा था, माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ प्लीज़। टाइप करते हुए वो यकसर फरामोश कर बैठी थी कि वो हुज़ैफ़ा की तरफ से मैसेज कर रही है। ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ मगर मेरी कुछ शराइत हैं और आपको मुझे समेत कबूल करना पड़ेंगी। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैसेज मसूल हुआ जो ज़ैनी के लबों पर मुस्कुराहट बखेरने का बाइस बना। मंजूर, बस आ जाओ जल्दी। ओके, आता हूँ 1 घंटे तक। ओके होमी, टेक योर टाइम। मोबाइल में से झट सारे मैसेज डिलीट करके वो उठकर बेडरूम की तरफ दौड़ गई ताकि अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। तुम चाहे मुझे मेरी रूह भी मांग लो, दे दूंगी। चाहे मुझे संवार दो या चाहे तो बर्बाद कर दो लेकिन तुम मेरी धड़कन हो, बस मेरी साथी हमेशा मेरे पास रहो। वो शावर लेने के बाद ड्रेसेस के कट सामने बाल सुलझाते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोच रही थी कितनी साफ दिल थी कि पिछली तमाम तल्ख़ बातों पे बड़ी आसानी से मिट्टी डाल गई थी। वो बस कानों में एक
नग के टॉप्स पहन रही थी जब बाहर से शोर उठा, हम तो जनाब आ गए हैं। जल्दी से ड्रेसर पे रखा बुके उठाया जो उसने खुद अपने लान के फूलों को तोड़ के हमजा के लिए बनाया था। कुछ ही देर पहले वो बाल सुलझाने के बाद लान में भागी थी और जल्दी जल्दी फूल जमा कर वापस बेडरूम में आकर हल्की लिप ग्लोज के बाद टॉप्स पहने थे। शानों पे दुपट्टा फैलाए बाहें फैलाए हार्टल ग्रे और फ़िरोज़ी के इम्तिजाज का जदीद डिज़ाइनर कालान का सूट पहने उसने आखिरी नज़र शीशे में खुद को देख के और मुस्कुरा के बालों को नन्ही सी कैचर की कैद से भी आज़ाद कर दिया। वो खुश आइंदा ख्वाब सजाए नीचे उतरी थी। नज़र आखिरी सीढ़ी पे कदम रखते ही उसकी आंखें फटी रह गई थी। बुके ज़मीन पे गिरा था, हाथों से चौगोट की निगाहें साकत रह गई थी। सामने उसका महबूब मौजूद था मगर हमजा अकेला हरगिज़ ना रुका था। कौन है ये तुम्हारे साथ और क्यों कर इस कदर इस्तकाक से खड़ी है हमजा ये तुम्हारे साथ? जवाब दो। हुज़ैफ़ा ने ही घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला था। हमजा को इतने दिन बाद वापस देख उसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे थे। रिश्तों के नाम पर अल्लाह ने उसको चंद एक ही रिश्तों की दौलत से ही तो नवाजा था और उन महदूद रिश्तों को वो हरगिज़ खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो दरवाजे की चौखट से हटकर साइड पे होकर हमजा के लिए अंदर आने का रास्ता बना गया था, लेकिन अंदर आने के चंद सेकंड्स बाद हमजा ने अशारतन किसी और को भी अपने पीछे आने का कहा। अंदर आने वाली हस्ती को देख हमजा के चेहरे पे बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट दिखी थी जो कि हुज़ैफ़ा को सख्त नागवार गुजरी। हुज़ैफ़ा की तेवरियों पर नाकाबिले फ़हम बल पड़े थे जो कि हमजा की निगाहों में जलन सी बेदार कर चुके थे। तकरीबन 22 से 23 साला लड़की अबाया पहने घबराई हुई झुकी झुकी नज़रों के साथ झुझकते हुए अंदर दाखिल हुई। मेरी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तिहान मत लो हमजा। भाई आपने कहा था ना मुझसे कि आपको मेरी हर शर्त मंजूर होगी अगर जो मैं घर वापस आ जाऊँ। हमजा ने मान से बड़े भाई के शाने पर हाथ बढ़ा के रखा, लेकिन हुज़ैफ़ा ने उसको एकदम झटके से खुद से दूर किया और शोला बार लहजे में गोया हुआ, अव्वल तो मैंने ऐसा कुछ तुमसे कहा ही नहीं और ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। हुज़ैफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि वो हमजा की हद से सवा हुई दीदा दिलेरी पे 2-3 थप्पड़ एक दफ़ा फिर उसके चेहरे पर जड़ दे, लेकिन वो अजनबी लड़की के सामने बामुश्किल खुद पर पहरा बिठाने पे मजबूर सब्र की आखिरी हदूद को छू रहा था। मैंने शादी कर ली भाई, ये मेरी बीवी है हरीम अहमद। हमजा ने अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ मजबूती से पकड़ा जैसे हुज़ैफ़ा के सामने उसे प्रोटेक्शन फराहम कर रहा हो। जैसे वो जानता था कि उस वक़्त उसकी बीवी के एहसासात किस कदर खौफ में लिपटे हुए हैं और बस यही वो लम्हा था जब ज़ीनश के हाथों से मोहब्बत से गंदा गुलदस्ता ज़मीन पर गिर के फ़र्श पे बिखरा था। बिल्कुल उसके नसीब की तरह ख्वाबों को भी रेज़ा रेज़ा कर गया था हमेशा हमेशा के लिए। उफ़ ये मोहब्बत बड़ी ज़ालिम होती है। निकल जाओ अभी और इसी वक्त हमजा और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, समझे? अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर ये लड़की कौन है जो पिछले कई सालों से तुम्हारी मनकूहा के नाम से पहचानी जाती है? और लड़की क्या तुम्हें पता है कि जिस शख्स की तुम बीवी बनी हो वो पहले से शादीशुदा है? हुज़ैफ़ा ने दुल्हन साहिबा को भी बुरी तरह से झाड़ दिया। बस नहीं चल रहा था कि हाथ बढ़ा के उसको घर से बाहर कर दे और हमजा की ज़िंदगी से निकाल फेंके, मगर शायद वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता था। और अगर लड़की तुम्हें यह बात पता थी तो तुम पर मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि तुमने भरी पर चारपाई पर अपनी सीट सजाने के ख्वाब बने हैं। एक औरत हो के तुम कैसे दूसरी औरत का घर बर्बाद कर सकती हो? देखने में तो तुम बहुत मासूम लगती हो मगर काम तुम्हारे। बस करें भाई, आप मेरी बीवी से इस तरह पेश नहीं आ सकते। मैं इससे ज़्यादा भी बुरा पेश आऊँगा क्योंकि ये ज़ैनी का मामला है और ज़ैनी मेरी बहन है, मेरा बच्चा है और मैं आपका सगा भाई हूँ। मेरी खुशी आपको अजीज़ होनी चाहिए, ना कि गैरों की। हमजा ने एक चुभती हुई नज़र ज़ैनी पर डाली। मेरी बीवी बेशक मासूमों बेपर्दा रहने वाली पाकीज़ा लड़की है। ऑल राइट, तो तुमने लड़की इन्हें मासूम अदाओं से मेरे भाई को अपने शीशे में उतारा है ना? हुज़ैफ़ा ने नफ़रत से नकाब से झांकती दो नैन बरसाती आंखों में देख कर नकुवत से कहा, बस भाई बहुत हो गया। मैं अपनी बीवी के बारे में अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मेरी बीवी बहुत सादा और बेकसूर है। जो भी बात करनी है मुझसे करें। खामोश हो जाओ हमजा, मेरा हाथ तुम पर एक दफ़ा फिर से उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। हुज़ैफ़ा ने अज़ियत से ज़ैनी को देखा जिसकी हालत शदीद दुख से बेहद गैर हो रही थी। लबों पे जैसे ताला लगा बैठी थी और आंखें जब से सुर्ख हो रही थी मगर आंसू नदार थे। उठाइए ना हाथ, क्यों नहीं उठा रहे आप मुझे पे हाथ? एक दफ़ा पहले भी मुझे इस लड़की की वजह से मार ही चुके हैं आप, तो आज भी मार कर देख लें, हो सकता है ज़ैनी समेत आपको भी सुकून मिल जाए।
किस सुकून की बात करते हो तुम, बोलो। मैं कहता हूँ मेरी बहन को आज़ाद कर दो अभी और इसी वक्त, नहीं तो मैं। हुज़ैफ़ा ने अपने लाडले भाई का गिरबान सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ा था, जबकि उसके इस कदर गुस्से को देख के हमज़ा के साथ खड़ी उसकी नई दुल्हन थर कांपने लगी थी, जैसे क़यामत से पहले का मंजर देख लिया हो। आंखों से भल आंसू बहने लगे थे हरीम के। और जिस लड़की को तुम बार बार अपनी अहलिया साबित कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या सोचा? आज़ाद करो इस मासूम को इस नाम नहाद बंधन से। हुज़ैफ़ा ने आंसू पीती ज़ेनी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, जैसे कह रहा हो कि मैं हूँ अभी। सही कहा भाई आपने, ज़ैनी मेरी बीवी है मगर हरीम मेरी मनचाही बीवी है। उम्मीद है आपको बीवी और महबूबा में फ़र्क का इल्म ज़रूर होगा। हमज़ा के लहजे की तरह चेहरे पर भी किसी किस्म की शर्मिंदगी के आसार मौजूद न थे। वो दूसरी तरफ वो थी जिसके रूह में हमज़ा बसता था, लेकिन वो तही दामन थी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़ैनी की आंखों में एक आंसू तक न छलका था। शायद अब भी वो उसकी इस बेवफा के सामने मज़ीद कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, जो वो पहले ये एक दफ़ा कर चुकी थी। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ तुम इस घर से, और जिस लड़की को तुम अपनी मनमानी करके बहा कर लेकर आए हो, उसको भी अपने साथ ले जाओ। अपनी ज़िंदगी समेत मेरा और कबीर का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं तुम्हारे से अपना जीना मरना ख़त्म करता हूँ। भाई आप जानते हैं आप जिस लड़की के लिए मुझे ज़लील करके घर से निकाल रहे हैं, इसकी असलियत क्या है? कौन सी असलियत की बात कर रहे हो तुम? मेरी बहन के ऊपर अगर तुमने किसी भी किस्म का घिनौना इल्ज़ाम दागा ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में दफ़न कर दूँगा। मेरी बहन पाक दामन है। हुज़ैफ़ा का गोया हौसला जवाब दे गया। कितनी पाक दामन है आपकी चहेती, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मिलने चली थी मोहतरमा अपने महबूब से, और वो भी टेलीफ़ोनिक फ्रेंडशिप की बुनियाद पर, टेलीफ़ोन की फ्रेंडशिप की बुनियाद पर। हमज़ा तो जैसे फट पड़ा था, और ज़ैनी उसके लिए तो जैसे ज़मीन में दफ़न हो जाने का मुकाम था। वो जानती तक नहीं थी ये कौन से इल्ज़ाम वो इस वक्त इसकी किरदार पे लगा रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? हुज़ैफ़ा ने एक थप्पड़ तो पहले हमज़ा के चेहरे पर धरा था, और उसके बाद इतनी ज़ोर से चीखा कि पूरे घर के दर दीवार तक कांप उठे थे। सबूत सबूत चाहिए आपको भाई, तो सबूत ये लड़की है। तहरीम अपना निकाब उतारो। मुझे इस किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे कोई सबूत चाहिए। मुझे मेरी बहन के ऊपर बहुत भरोसा है। तुम्हारी बात का यकीन करना ना करना मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा, इसलिए दफ़ा हो जाओ अपनी नाम नहाद बीवी के साथ, और कभी मत अपना चेहरा दिखाना आइंदा। हुज़ैफ़ा ने हमज़ा को धक्के देकर घर से निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था, मगर ज़ैनी ने बीच बीच में आकर किसी दीवार की तरह हुज़ैफ़ा का रास्ता रोका। भाई आपको मेरी जान की कसम, माफ़ कर दे हमज़ा को, ये इसका शरई हक है। एक शादी करे या दो, और रही बात मेरी, तो हम बाद में आराम से फ़ैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वो क्यों दोनों भाइयों को एक दूसरे से जुदा करती, इसलिए झट हुज़ैफ़ा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे बैठी। नहीं बेटा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं भाई अगर आपको मेरी जान अज़ीज़ है और मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़। देख लिया तुमने, एक वो लड़की है जो घर से निकलवाने के दर पे है, और एक ये लड़की है जो तुम्हें अब भी घर में रहने के लिए मेरी मिन्नतें कर रही है। फ़र्क का अंदाज़ा अगर तुम्हें अभी नहीं हुआ ना, तो बाद में भी नहीं होगा। हुज़ैफ़ा ने एक कहरआलूद नज़र हमज़ा और हरीम पर डाली, और ख़ुद जारहाना अंदाज़ में गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया। अब उसका रुख सुकून के लिए अपने असल घर, जहाँ उसका थोड़ा थोड़ा मगर बहुत मुकम्मल बचपन गुज़रा था, जहाँ उसकी माँ की खुशबू थी, जहाँ जाकर वो अपने तमाम तर गम भूलने लगता था। हुज़ैफ़ा का घर, उसके माँ-बाप का गेट खुला हुआ था। वो खुद में बड़ी मुश्किल से हिम्मत पैदा करती अंदर दाखिल हो गई। वो ये सब मजबूरी के तहत कर रही थी, मगर फिर भी उसका दिल बेचैन व नादम था। कदम मन भर के हो रहे थे। ये तजर्बा उसके लिए नया था। वो क्या इसके अलावा कोई भी लड़की इसकी जगह होती तो इतनी ही बेहौसला और खौफज़दा ही होती। वो वहाँ मौजूद सिंगल सेटर सोफ़े पर टिक गई और इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने लगी। ये एक अपार्टमेंट था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कभी-कभी ही कोई शाज़ो नादिर ही इधर आता होगा। पूरा अपार्टमेंट गर्दो-धूल मिट्टी से अटा हुआ इसकी नफ़ीस तबीयत पे गिरां गुज़र रहा था। फर्नीचर के नाम पे लाउंज में बस 2 ही सोफ़े मौजूद थे, बाकी पूरा डाइनिंग एरिया खाली था। लाउंज से मुल्हक़ा 2 दरवाज़े थे, शायद बेडरूम के थे, लेकिन वो दोनों ही दरवाज़े बंद थे, जबकि किचन लाउंज में ही बनाया गया था। एक सिंक और 2 ऊपर की तरफ लगे कैबिनेट पर मुश्तमिल ये किचन किसी भी किस्म के बर्तन और चूल्हे से बेनियाज़ इसकी बात की गवाही दे रहे थे कि इसका शक सोफ़े से दुरुस्त है। ये अपार्टमेंट किसी की मुकम्मल रिहाइश में ना था। वो वहशतज़दा सी उठ खड़ी हुई, लम्हे भर में उसकी छुट्टी झट्टी किसी अनहोनी का पता दे रही थी। अबाया झाड़ती वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। उसे फ़िलहाल यहाँ से जाने में ही अपनी आफ़ियत नज़र आ रही थी, लेकिन जाने के बाद उसके साथ क्या होना था, ये सोच के ही वो पल भर में लरज़ गई थी। लेकिन इधर रहकर जो होता, उसके साथ ये सोच भी इसके लिए जिस्म की रूह फ़ना कर देने के मुतरादिफ़ थी।
वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा बूर करके बाहर निकलने को थी, लेकिन वो कदम दरवाजे से बाहर निकालती ही जब ना जाने कहाँ से वो दरवाजे के बीचों बीच दीवार बना हायल हो चुका था। सामने मौजूद शख्स को देख वो बेतरह सहमी थी, 2 कदम खुद ब खुद पीछे खिसके थे। "अरे! अरे! बीबी अभी तो आई हो और बगैर मुझे अपना दीदार का शर्फ़ बख्शे कहाँ चली माय डियर वाइफ़? मैं तो तुम्हारे नौखेज़ हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने का पूरा-पूरा हक़ रखता हूँ। प्लीज़ मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना करें।" "तो फिर किससे करूँ ऐसी बातें? वैसे तुम मेरी हो ना जानेमन, तो बीवी से ही करूँगा ना ये बातें।" और मानीखेज़ी से उसका अबाया में ढाँपा हुआ वजूद देकर कमीनगी और ढिठाई की तमाम हदूद कर कर चुका था वो शख़्स। "मैं आपकी वाइफ़ नहीं मनकूहा हूँ फ़िलहाल। बेहतर है कि आप मुझे वो तस्वीर जल्दी से जल्द दिखा दें जिनका आप फ़ोन पर ज़िक्र कर रहे थे।" वो हथेली फैलाकर बेरहमी से बोली, "मर्द का ये कौन-सा रूप था?" वो छोटी-सी लड़की सहम ही तो गई थी। "मेरी कमसुन खिलती कली भोली बीवी मैं कुर्बान जाऊँ तुम्हारी मासूमियत पर। आपको समझ नहीं आ रही मुझसे दूर रहें और मुझे वो तस्वीरें।" उसके हाथ अपने शानों से झटकती कुछ और भी फ़ासले पे हुई थी। "और वहाँ वो तस्वीर तुम खुद ही देख लो और ये भी देख लेना कि जो लिबास तुमने ज़ेब-ए-तन किया है उसमें कोई कमी-बेशी तो नहीं है, वरना बाद में तुम्हें शिकवा होगा जब सबकी नज़रों से गुज़रेगी वो पिक्स।" वो बुरी तरीके से उलझ गई थी, उसके सामने कभी किसी ने इस तरह के गलीज़ लहज़े में बात ना की थी। बाप ने तो उसको सख्ती से रखा था, हमेशा ज़माने के गर्मों सर से बचाने की मुकम्मल कोशिश की थी, मगर ये क्या हो रहा था अब उसे उसके साथ। "मैंने कहा ना, मैं अब आपकी वाइफ़ नहीं हूँ।" न चाहते हुए भी उसका लहज़ा भरा गया। "चलो मान लिया जानेमन कि तुम मेरी मनकूहा हो।" वो अपनी समझ-बूझ के मुताबिक ही कह रही थी, जितनी इसकी उम्र थी, इस हिसाब से तो वो फिर भी काफ़ी हद तक समझदारी से काम ले रही थी। "तो क्या मनकूहा को बीवी बनने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है?" वो इसकी कमअक्ली पे तमस्खराना लहज़े में दरियाफ़्त कर रहा था। सामने मौजूद शख़्स जो कि उसके शौहर के रुतबे पर फ़ाइज़ था, के चेहरे पर छलकती खबासत को देख वो लरज़ उठी थी। वो छोटी ज़रूर थी, कम उम्र थी, ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों से वाकिफ़ ना थी, मगर एक लड़की ज़रूर थी। खुद पे पड़ने वाली गलीज़ निगाहों का मतलब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। इसको 2 दिन से ज़हन पर ज़ोर डालने के बावजूद ये याद नहीं पड़ रहा था कि इन दोनों के निकाह के दिन ली गई तस्वीर में ऐसी कौन-सी तस्वीरें हैं जो इसके माँ-बाप की इज़्ज़त पामाल करने का बाइस बन सकती थी। ज़िंदगी में न जाने कैसे-कैसे इम्तिहान लेने पर बज़िद थी। इससे अभी 3 माह पहले ही तो इसका निकाह हुआ था और ये इसके शौहर से इसकी पहली मुलाकात थी इन 3 माह में निकाह के बाद। "मुझे जाना है वापिस अभी और इसी वक़्त। तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर तुम्हारे घर पहुँचने से पहले तुम्हारे घर के दरवाज़े पे तलाकनामा पहुँच चुका होगा। और फिर एक दफ़ा ये तो सोचो कि तुम समेत तुम्हारे घरवाले किसी को मुँह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे।" तलाक याफ़्ता बेटी कहलाने के बाद इस शख़्स के अल्फ़ाज़ थे या बम का गोला, वो सहम चुकी थी। तुम्हारा दिल का मरीज़ बाप क्या मुँह दिखाएगा किसी को, जब इस छोटे से मोहल्ले में जान-पहचान के लोगों से मिलेगा, और तुम्हारी माँ, वो तो शायद इस खबर को सुन के मर ही जाएगी। अरे हाँ, आखिर में तुम्हारी बहन भी तो है, वो शायद इसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ हो सकता है। वो बाकी की ज़िंदगी अपने माँ-बाप की दहलीज़ पे हमेशा तुम्हारी वजह से लगने वाले धब्बे के बाइस एड़ियाँ रगड़ती-रगड़ती बूढ़ी हो जाएगी। वो सफाकी से कहता ज़बरदस्ती उसको बाजू से थामे के अंदर वापस लाउंज में लेकर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बेदर्द शख्स के अंदर दिल ही ना हो। होशियारी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा, जो कि पूरा चाक हुआ था, बूट की नोक से बंद करना नहीं भूला था वो। दूसरी तरफ वो थी जो सिर्फ़ आज इसीलिए यहाँ मौजूद थी कि उस शख्स जो कि उसके शौहर के रूप में भेड़िया बना हुआ था, उसे धमकी ही ऐसी दी थी कि उसको आते ही बनी आना ही पड़ा। और अब यहाँ आके वो सोच रही थी कि कम से कम माँ को तो बता देती, कैसे किसी बगैर बताए आने का नतीजा उसको सामने नज़र आ रहा था। "अगर तुम नहीं आई मुझसे मिलने तो तुम्हारा निकाह वाली तस्वीर मैं कुछ ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं जिनमें तुम्हारे कपड़ों में कुछ कमी देखी है मैंने। और अगर तुम आओ मुझसे मिलने तो मैं वो तस्वीर तुम्हारे हवाले कर दूँगा, और ना आने की सूरत में या किसी को भी कुछ भी बताने की सूरत में, बता कर आने की सूरत में तुम अपने अंजाम की खुद ज़िम्मेदार हो सकती हो।" 2 दिन तक मुसलसल खुद से जंग लड़ती रही, मगर फिर मजबूरन माँ-बाप और खुद के निकाह को बचाने के लिए यहाँ उसके घर ये सोच कर आई थी। बाकी घरवालों भी मौजूद होंगे इसके, जो लोग निकाह के वक़्त थे, माँ और बहन-भाई। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। माँ-बाप को लाइल्म रखना, ऐसे मामलात में इनको ना शामिल करना सबसे बड़ी गलती थी उसकी। "आपके पास मेरी जो भी तस्वीर है मुझे बराए करम वापस कर दें, इसके बाद ये रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दूँगी। हाँ, ज़रूर ख़त्म कर देना ये रिश्ता, मगर इससे पहले एक ज़रूरी काम हो जाए ज़रा।" वो सोफ़े पर उसे धक्का देकर उसको ज़मीन पर गिराकर उसको ऊपर झुका था। ये सब क्या है? वो बुरी तरह खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। "कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या, छोड़ो मुझे, अब तक कोई तस्वीर नहीं थी तुम्हारे पास।
लेकिन आज के दिन मैं तुम्हारी इतनी तस्वीरें बनाऊंगा कि तुम देखते नहीं थकोगे, मेरी कमसिन और मासूम छोटी सी परी। मतलब क्या है, आपने मुझसे झूठ बोला था, बिल्कुल इस वक्त झूठ बोला था, मगर अब सच कहकर इस झूठ को हकीकतन का नाम तो दे। वो उसको गिरा के उसके ऊपर झुका और अबाया का स्कार्फ बेरहमी से उतार कर सिला के हाथ के एक तरफ उछाला, मगर सिला ने अपना स्कार्फ खुदा की तरफ से गैबी मदद जाना और कमाल फिरती का मुजाहरा करते हुए ज़मीन पे गिरा, अपना स्कार्फ हाथ बढ़ा के समीर के गर्दन नामहसूस अंदाज पे पुश्त पे ले जाकर दूसरी हाथ की मदद से गले में फंदा सा बांध दिया। समीर इस अवताद के लिए हरगिज़ तैयार न था और लम्हों में बौखला गया, जबकि सिला ने इस मौका गनीमत जाना और हिम्मत करके स्कार्फ को समीर की गर्दन के गिर्द दोनों हाथों से खींच के मजीद गिरफ्त कर दी। अब समीर बाकायदा खांसते हुए सिला से कुछ फासले पे हुआ, मगर फिलहाल उस वक़्त समीर की हर तदबीर उल्टी उसके मुंह को आ रही थी। मैं कहती हूँ मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, नहीं तो मैं तुम जैसे दरिंदे पर तरस नहीं खाऊंगी, उड़ा डालूंगी मैं तुम्हें, समझे। समीर को बुरी तरह दम घुटने के बायस खांसता देख सिला की हिम्मत कुछ और भी बंधी थी और वो अब मुकम्मल खुद को संभालते हुए उठ बैठी थी, जबकि समीर अब भी ज़मीन पे नीम दराज खांसता अपनी गैर होती हालत पे मातम तक करने का काबिल नहीं रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। और बस यही वो लम्हा था जब सिला को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। जल्दी से उसके गले में गिरा लगाए सख्ती से, ताकि वो बसानी खोल ना सके। सोर मजीद 2-3 नाल डालकर स्कार्फ में वो समीर को बुरी तरह तड़पते छोड़ जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकली थी। जानती थी अच्छी तरह कि समीर कुछ ही देर में गिरें खोलकर उसको ढूंढता हुआ बाहर आने वाला होगा, लेकिन आज उसको हिजाब की कदर कीमत का सही मायनों में अंदाज़ा हुआ था। मेरे खुदा, तेरा करम हुआ मुझ पे जो तूने मेरे तन की जीनत से मेरी उस्मत और मेरी इज्जत महफूज रखी। बेशक तू बड़ा गफूर है। शुक्र है, शुक्रिया। सिला ने माथे पे आया पसीना अपने हाथ कांपते की पुश्त से साफ किया। दिसंबर की यकबस्ता ठंड के बावजूद खौफ और मुस्तकिल भागने से उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। रात की तारीकी में इस प्यारे से घर की दरो दीवार उसको अपनी महफूज पनाहगाह महसूस हुई। वो दीवार से टेक लगाए सांस भी ऐसे ले रही थी जैसे दीवार भी बाहर मौजूद पुलिस के भारी नफरी के साथ शामिल हो और वो उनको खबर ना कर दे। वहशत ज़ात से वो बार बार पर्दे की ओट से बाहर झांक रही थी, जहाँ अब भी पुलिस मतलाशी थी उसके लिए। समीर ने उस पर चोरी प्लस कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगा के पुलिस को साथ लिया था और अब वो उसको करीब के एरियाज में किसी ज़ख्मी शेर की तरह तलाश कर रहा था। समीर एक ख़ास ब्रोकर था जो कि ये कहकर लड़कियों के माँ बाप को सब्ज़ बाग दिखाता कि वो शादी के बाद बाहर ले जाएगा, जहेज में कुछ नहीं लेगा। हादिये कि ये एक पूरा गिरोह था जो पहले किसी इलाके में घर किराए पे रहता और फिर कुछ अरसा क़याम करने के बाद लोगों से घुल मिलने से लेकर रिश्ते तय और फिर निकाह का काम बड़ी सफाकी और प्लानिंग से करता। निकाह के बाद लड़कियों को किसी न किसी तरह मिलने बुलाया जाता और उनकी वीडियोज़ बनाकर इन मासूम लड़कियों को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए गलत मकरूह कामों में इस्तेमाल किया जाता, मगर इस दफ़ा सिला ने पाँच सा ही पल उल्टा कर दिया था। खुदारा अपनी बच्चियों को बाहर के रिश्ते की बुनियाद पे ना ब्याहें जब तक कि मुकम्मल हर तरह से इन्वेस्टिगेट ना कर ले। चंद लम्हों बाद उसको घर में एक आहट सी महसूस हुई जैसे कोई दरवाज़ा खोल के लांच के अंदर दाखिल हुआ हो। सरासीमा हो कि उसने डरते डरते इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ ही फासले पर लैंप जलता रखा देख उसने एक गहरा सांस दिया और झपटने के अंदाज में लैंप उठा लिया। सिला एक हाथ में लैंप मजबूती से पकड़े मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी थी आने वाले पे हमला करने की गर्ज से। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो इस लैंप से या मेरे सर को ज़ख्मी करने का सोच रही हो तो ये नामुमकिन है। हुज़ैफ़ा की उसकी तरफ पुश्त थी। वो अपना हाथ से गिरा मोबाइल उठाने को ज़मीन पे झुका था जब उसको मोबाइल की स्क्रीन से लैंप की मद्दम रोशनी के बायस सिनफ़े नाजुक का अक्स दिखाई दिया। वो लम्हे में सीधा हुआ और उसको दीवार से लगा के जैसे सिला के लिए फ़रार की तमाम राहें मसदूद कर डाली। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बस पनाह चाहिए। बेहंगम सांसें लड़खड़ाता लहजा उस पे तजाद पंखड़ी के मानत फड़फड़ाते लब नशीली सी आंखें जिनमें खौफ का तलातम बरपा था। वो छोटी सी लड़की किसी को भी चारों शाने चत करने के लिए काफ़ी थी। मैं चोर नहीं हूँ, गंभीर लहजे में दरियाफ्त करता वो सिला को मजीद सहमा गया था। इतनी सी उम्र में इतने इतने बड़े बड़े स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है। हज़ैफ़ा पहचान पहचान गया था सामने मौजूद लड़की को।
बेसाख्ता ये जुमला उसके लबों से अदा हुआ था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें, मैं फंस जाती अगर आपके घर की खिड़की ना खुली होती। वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर गई थी हुज़ैफ़ा की कही दूसरी बात को। और अगर मैं कहूँ कि तुम एक मुश्किल से निजात पाने के चक्कर में दूसरी खाई में गिर चुकी हो। कहते के साथ ही हुज़ैफ़ा ने पीछे हट के स्विच पे हाथ मारकर लाइट जलाई थी, लेकिन इस अगर के आग जैसे सिला की ज़ुबान तालू से जा लगी थी। सामने मौजूद शख्स को मुकम्मल उजाले में देख के उसकी आंखों में भी बड़ी तेज़ी से शनासाई उभरी थी, और इस शनासाई की मंजिल तय करने के बाद तो जैसे सिला को ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। अब अगर मेरे मुकम्मल जायज़ा ले ही चुकी हो तो राज तो ज़रा ये भी बता दो, अब किससे भाग रही थी? कौन है तुम्हारे पीछे? हुज़ैफ़ा के लहजे में बेपनाह सख्ती रची हुई थी, जो चंद लम्हों के लिए सिला को भी गड़बड़ा गई थी। दूसरी तरफ वो जो था, गुस्से से बेहाल होने को था कि इस हस्बे के तहत ये फ़िलहाल वो खुद भी समझने से कासर था। मैं घर से निकली थी एक दोस्त की तरफ जाने के लिए, फिर जाँचती हुई निगाहों से वो अब बस सिला का जायज़ा ले रहा था, जैसे हकीकत को तराजू में तोलना चाह रहा था। बस स्टॉप के लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती लिफ्ट ऑफ़र की, लेकिन मेरे इनकार के बावजूद वो नहीं माना और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ाने की ज़बरदस्ती की। मेरे हाथ पकड़कर अंदर बिठाना चाह रहा था, जब मैंने अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से उसके हाथ पे दे मारा। वो शख्स तकलीफ़ से बलबिला रहा था और मैं मौका गनीमत जान के वहाँ से भागने लगी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के पुलिस के साथ मुझे फ़ॉलो करने निकल पड़ेगा। आधा सच आधा झूठ बोलते-बोलते उसकी आंखों में नमी, जबकि आवाज़ में बराहट पैदा हो गई थी। एक जगह से इज़्ज़त बचा के आई थी और दूसरी जगह उसी अज़मत को दागदार हो जाने के डर से असल हकीकत पे पर्दा डाल गई थी। वो लोगों की ज़ुबानें नहीं बंद कर सकती थी और ना ही हुज़ैफ़ा की सोच पढ़ना सिला के इख्तियार में था। वो नहीं जानती थी कि उसकी बताई गई कहानी पे हुज़ैफ़ा को कितना यकीन आया था, लेकिन वो अपनी अना का जनाज़ा फिर भी किसी के सामने नहीं निकलने देना चाहती थी। आखिर को खुददार माँ की समझदार बेटी जो ठहरी। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें मैं मुकम्मल प्रोटेक्शन फ़राहम करूँगा, लेकिन अगर जो तुम्हारी एक बात में भी गलत बयानी का मुझे इल्म हुआ बाद में, तो फिर आगे के हालात की तुम खुद ज़िम्मेदार होगी। याद रहे, मुझे सच कहने वालों से मोहब्बत, जबकि झूठ बोलने वालों से शदीद खार आती है। मैं सच चंगेज़ खान ना हो तो वो बड़बड़ा ही सकती थी। ठीक है, खशमगी घोरी से नवाजा गया, सिला पहलू बदल के रहेगी। अगर आज बुरी ना फंसी होती तो सामने खड़े शख्स की ईंट से ईंट बचा देती, मगर हाय ये मजबूरी। करम नवाज़ी सर आपकी, लेकिन मुझे अब लगता है कि बाहर मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मुझे अब इजाज़त दें। दाँत पीस के कहती वो अब मज़ीद हुज़ैफ़ा के घर बना लेने की रवादार ना थी। ये लो मोबाइल और इन्फॉर्म कर दो अपने बाबा को कि तुम खैरियत से हो। ऐसा क्या था सामने मौजूद लड़की में कि वो खुद को नरमी बरतने से रोक नहीं पा रहा था। घर से इंतहाई ख़राब मूड में निकलने के बावजूद सिला की मौजूदगी में उसको अपना मुंतशिर असाब ठंडे और परसकून होते महसूस होने लगे। सिला ने चंद सेकंड बाद झिझकते हुए हुज़ैफ़ा से फ़ोन लिया था। निगाहें हनूज़ झुकी हुई थीं। बड़ी मुश्किल से उसने अपने बाप को समझाया था कि वो हालात ख़राब होने के बायस अपनी दोस्त के घर ही है, कुछ देर तक पहुंचने की ऐन कोशिश करेगी, लेकिन शायद वो ना समझती, नहीं जान सकी थी कि उसका बाप अपनी जान से प्यारी बेटी के लहजे की नमी और लड़खड़ाहट से अनकही भी समझने का हुनर रखता। सिला ने अब तैयब अहमद बशीर साहब को मुतमिन करने की पूरी कोशिश करके खुदाफिज़ कहकर फ़ोन वापस हुज़ैफ़ा की तरफ बढ़ा दिया था, जो यकटक सीने पे बाजू लपेटे उसी को देख रहा था। सिला बाप की बिगड़ी हालत के पेश नज़र ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं कर सकती थी जिनसे उनकी सेहत गड़बड़ कर जाती। बहुत तकलीफ़ से दो चार हुई थी। वो बाप से गलत बयानी करते हुए वाकई एक झूठ पे पर्दा डालने के लिए इंसान की कई खोट का सहारा लेना पड़ता है। खुदा कभी बड़ी घड़ी में भी बड़े घड़ी में भी झूठ ना बुलवाए, बुरी घड़ी में भी झूठ ना बुलवाए। समीर से निकाह और फिर तलाक के बाद भी उसने दानिस्ता हुज़ैफ़ा से मख्फ़ी रखी थी कि कहीं वो उसको गलत समझकर समीर के हवाले ना कर डाले। बिलाशुबा औरत की हया उसकी निगाहों में होती है। हुज़ैफ़ा को ये फ़लसफ़ा सिला के ऊपर एकदम फिट होता लगा। उसकी दीदों में बेबाकी नाम को ना थी। हया की सुरमे से लबरेज़ आँखें ईमान व पाकीज़गी की दौलत से मालामाल थी। वो अपनी सी सोचों में गुम थी, तो दूसरी तरफ हुज़ैफ़ा अपनी सोचों में मगन उड़ान भर रहा था। सिला का तो पता ही नहीं, मगर हुज़ैफ़ा सोचों के वसी गर्दाब में उलझने के बजाय बहुत तेज़ी से एक नतीजे पे जा पहुंचा था। बस वो अब बड़े तहम्मुल से आगे के लिए मामलात तय करने थे इस ज़िद्दी लड़की से।
तुम मुझसे शादी कर लो। हुज़ैफ़ा को अपनी आवाज़ का बोझलपन बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ, जबकि सिला का झुका सर और घनेर पलकें यकदम उठी थीं। हैरतों के तो दो उसके खुद पे गिरते महसूस हो रहे थे। लम्हों में निगाहों ने अपना तासुर बदला था। जिन नज़रों में चंद पहले हैरत थी, अब उन्हीं निगाहों में अफसोस के साथ दर्जा नागवारी रकम हो चुकी थी। ओह हेलो सर जी, कहीं आप नशे वशे की तो आदी नहीं हैं? जानते भी हैं क्या अनाप शनाप कह चले जा रहे हैं? मैं तो मुकम्मल होशो-हवास में बात कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहरी हो शायद, जो मेरी सीधे और आसान लफ्ज़ों में कही बात को सुन ना सकी। वो उसको हृदय से उखड़ता देख खुद भी तीखे चतौनों से उसको घूरी से नवाजना नहीं भूला था। आपने मुझे समझ क्या रखा है लड़की? हुज़ैफ़ा की तरफ से स्ट्रेट फायर हुआ था, जो ठा करके सिला के दिमाग की खिड़की तोड़ चुका था। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मेरी इतनी सी मदद करने की उस इतनी बड़ी कीमत तय कर रहे हैं। तुमने गलत अंदाज़ा लगाया। मैं कीमत नहीं, प्रपोज़ल पेश कर रहा हूँ, या चलो आसान लफ्ज़ों में समझ लो, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और मैंने कब कहा तुम ऐसी वैसी लड़की हो? क्या कि किसी ऐसी वैसी लड़की से मैं ऐसी नादर पेशकश करने से पहले अपने मयार के मुताबिक ज़रूर सोचता। गुरूर मत करें। जिस स्टेटस की आप मेरे सामने पींगे मार रहे हैं, वो हवा का मुसाफिर है और मैं चली खुदा हाफिज़। रास्ता छोड़े मेरा सर। आप तो तुम्हारे कुछ अरसे के लिए तमाम रास्ते मुझसे मुझ तक ही आकर रुकने हैं, और तुम मेरे घर आई तो अपनी मर्ज़ी से थी, मगर अब जाना फिर यहाँ रहना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आदत के ख़िलाफ़ वो आज काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, ना तो तौल के बात करने का रावेदार था, लेकिन लहजे की तपश में कुछ ऐसा ज़रूर था जो सिला को अंदर खौफज़दा कर गया। मुझे अपनी हदूद के मुताबिक रहना पसंद है। जिसको तुम गरूर कह रही हो वो मेरे असूल हैं। खैर, अभी तो तुम इतनी गहरी बातें समझने से नाबल्द हो, नन्हे से दिमाग पे ज़ोर मत डालो। मैं जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे अपना। वो एक दफ़ा फिर से खुद को हर किस्म की टेढ़ी सूरत हाल के लिए तैयार कर चुकी थी और साइड से होकर निकलने ही वाली थी, मगर नाजुक सी कलाई हुज़ैफ़ा की मज़बूत गिरफ्त में आ चुकी थी और साथ ही वो गुस्से से लाल पीली होकर मुड़ी ही थी, मगर हुज़ैफ़ा के फ़ोन पे जगमगा करता नंबर देख वो अपनी जगह जम सी गई। तन्हा दिल है तन्हा यादों में, अब तो तन्हाइयाँ भी दिल को अच्छी लगती हैं। क्या कमी थी मुझ में हमज़ा, जो तुमने मुझे पल में माया कर छोड़ा? लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी और ना ही खफा होंगी, क्योंकि मोहब्बत मैंने किया, तुमने तो सिर्फ 3 दफ़ा कबूल है कहकर सर पे से उस वक़्त कोई बोझ उतारा था। तुम्हें हक है, चाहो तो मुझे बर्बाद कर दो, चाहो तो आबाद करो, लेकिन बस मेरे आस-पास रहो। मेरे लिए इतना ही सुकून काफ़ी है जीने के लिए। अफ़सोस हो रहा है मुझे आज खुद पे कि मेरी मोहब्बत ही कहीं न कहीं खोट रह गई होगी, तभी तो तुमको पाकर भी ना पा सकी। वो अपने बेडरूम में आकर बुरी तरह से बिखरी थी। दिल के बार-बार चीख-चीख के रोने के बावजूद वो ठंडे ठार फर्श पे करवट के बल लेटी बेआवाज़ रो रही थी। दिल था कि किसी भी तरह पुरसुकून ही होने दे रहा था। मेरे अल्लाह, इसमें भी तेरी बेहतरी ही होगी मख़फ़ी। मगर क्यों, आखिर कहाँ मेरी मोहब्बत में कमी रह गई, जो हमज़ा तुमने मुझे हकीकतन जूते की नोक पे मुक़ाम दे डाला। अल्लाह पाक, तू जानता है ना मैंने सच्ची मोहब्बत की है। बस मेरे प्यारे खुदा मुझको उसकी मोहब्बत दिला दे। मेरे लिए मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत भर दे मेरे मालिक। मैं ये नहीं मांगती तुझसे कि वो अपनी मनचाही बीवी से कबारकशी कर ले। मैं तो बस थोड़ी सी जगह चाहती हूँ उसके दिल में। फिर भर देना मेरे मालिक उसके दिल में मेरी भी मोहब्बत। बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रही थी। बार बार उसकी आंखों में वो मंजर गिरदिश कर रहा था, जब हमज़ा ने हरीम के गिर्द बाजू हायल करके उसको कमरे में ले जाके ऐन बुत बनी ज़ेनी को तमस्खर उड़ाती नज़रों से देखा कि दरवाज़ा बंद कर दिया था। हाँ, कितना बड़ा ज़ुर्फ़ है मेरा भी कि मैंने अपने शौहर को अपने ही सामने सेज पे ले जा के दूसरी औरत को बिठाते देखा और मैं ज़िंदा रही। ज़ैनी की तड़प थी कि अगर कोई देख लेता तो सालों सुकून से रात में सो नहीं सकता। क्या सब ठीक है? मेरे बाबा की तबीयत एक दफ़ा फिर से बिगड़ गई है, मुझे जाना होगा, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। वो खुद से मुखातिब थी, मगर हुज़ैफ़ा उसकी पीली पड़ती रंगत और गैर होती हालत के बायस सूरत हाल की संगीनी का कुछ कुछ पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था। मगर अब सिला के तासुरात ने जैसे उसके शक को यकीन का बदतरीन नाम दिया था। हुज़ैफ़ा तेज़ी से गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल लिए घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मगर सिला को अपनी जगह मुंजमद देख के वो एक दफ़ा फिर वापस उसकी तरफ पलट आया था। सिला की सर्द कलाई को बगैर किसी हिचकिचाहट के उसकी इजाज़त लिए बिना अपने मजबूत हाथ में कैद करता वो बगैर रुके घर का बैरूनी दरवाज़ा बूर करता चला गया।
और सिला वो तो जैसे बर्फ़ की मानद सर्द पड़ चुकी थी। हुज़ैफ़ा के खुद का हाथ थाम के साथ ले जाने तक का एहसास महसूस ना कर सकी थी। दिल था कि बस कबूतर की तरह आँखें बंद किए आने वाले अनजान को वो हमाद से नज़र चुराने की ज़िद पे तला हुआ था। माँ के बाद अब्बा अब आपको खोने का हौसला इस सिला में बिलाशुबा हरगिज़ ना था। क्या है ये सब कुछ? हमज़ा, क्या बाहर मौजूद लड़की की भी तुम्हारी अहलिया के दर्जे पर फ़ाइज़ है पहले से? हरीम तो जैसे हमज़ा के बेडरूम में कदम रखने के बाद अपना हौसला खो बैठी थी। सूरत हाल को समझने की कोशिश में अब उसका सर दर्द शिद्दत से दुख रहा था। हरीम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे तुम इस सब मोजे से लाइल्म हो। हमज़ा को छंबा हुआ वो हरीम से ऐसी बातों की तवक्को हरगिज़ भी नहीं कर रहा था। वो तो ये जानता था कि हरीम सब हकीकत से वाकफ़ियत रखती है, मगर हरीम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बायस वो खुद भी हैरत के ज़ेर असर था। मुझे इतना इल्म ज़रूर था कि आपका निकाह हुआ था, जब जो कुछ अरसा बाद ख़त्म अरसे बाद, मगर ये सब क्या है? प्लीज़ हमज़ा, मुझे सूरत हाल से आगाही फ़राहम कर दें। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हरगिज़ भी गाज़ब नहीं कहलाना चाहती। मैं खुद भी नहीं जानता हरीम, तुम्हारे और मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब तुम्हारी आपी के पास मौजूद है। वो गंभीर लहजे में कहता उसको शानों से थाम कर कुछ पुरसुकून करने की गर्ज से कुर्सी घसीटता हरीम को बिठाना चाह रहा था, मगर हरीम तो जैसे कुछ समझने के लिए राजी ही ना थी। गुस्से से बेकाबू होकर उसके दोनों हाथों को बेदर्दी से झटक डाला था। दूर, एकदम दूर। धोखा दिया है आपने मुझे भी और साथ साथ अपनी पहली बीवी को भी। हरीम, मेरी बात समझो तो सही। वो अभी उलझे उलझे लहजे में गोया हुआ था। धोखा हरीम के साथ हुआ था या फिर उसके खुद के साथ? इधर आओ, मुझे भी तो तुम समझने की कोशिश करो यार। हमजा ने एक दफ़ा फिर उसका बाजू थामना चाहा, लेकिन वो तो ऐसे पीछे हटी जैसे किसी सांप ने डंक मारना चाहा हो। खबरदार, हाथ मत लगाएं मुझे। मेरे करीब आने की कोशिश की तो खुद को ख़त्म कर दूंगी। मैं किसी की आहों और सिसकियों की बाज़गश्त सुनने के बावजूद अपनी सेहत सजा लूँ, यही चाहते हैं ना आप? ये आपने सोच भी कैसे लिया? आप ऐसी तवक्को मुझसे कैसे कर सकते हैं? नामुमकिन। इस्लाम में 4 की इजाज़त है। हमजा के मुंह से बेख्तियार फिसला था, लेकिन फिर खसिया कर खुद ही ज़बान दांतों तले दाब गया। पहले 2 बीवियाँ तो संभाल लें, फिर खुशी से दूसरी और तीसरी क्या 5वीं और छठी भी कर लीजिएगा। ये कहकर वो रुकी नहीं और तनफ़्फ़ुर से ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर उसका दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके खुद भी अंदर ही जा बंद हुई और वो तो जैसे अपनी जगह साकित ही रह गया। कई उलझन थी ज़हन में जो उसको बुरी तरह अपने अंदर उजाड़ रही थी, मगर एक गिरा भी खुलकर गुत्थी का सुलझना और हकीकत फ़िलहाल पस पर्दा थी। और फिर वही हुआ जिसका डर सिला के वालिद साहब बशीर अहमद तीसरे हार्ट अटैक के बाइस खल के हकीके से जा मिले थे। सिला के पास अब बस 2 ही रिश्ते बचे थे, जिफ़ा और दानी। हुज़ैफ़ा ने ही कफ़न दफ़न के तमाम इंतज़ामात सर अंजाम दिए थे। सुबह नमाज फ़जर के बाद बशीर अहमद साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिला और जफ़ा की ऐसी हालत ही ना थी कि उनसे किसी भी रिश्तेदार की बात या दरियाफ़्त किया जाता। दानी से हुज़ैफ़ा ने बार बार पूछा था कि किसी रिश्तेदार का एड्रेस फ़ोन नंबर है तो बता दो, मगर वो मासूम तो खुद माँ के बाद अब बाप की भी दुनिया से चले जाने के बायस गमसुम नडहाल था। सिला के घर जाकर उसने आस पड़ोस में 2 एक घरों से भी किसी खास रिश्तेदार की बाबत जानकारी हासिल करना चाही, मगर हर कोशिश नाकाम ही साबित हुई। बल्कि मोहल्ले वालों ने तो जैसे निगाहें फेर डाली थी कि कहीं कफन दफन में हिस्सा ही ना डालना पड़े। हुज़ैफ़ा को लोगों की इसी कमज़र्फ़ी से शदीद तरीन खार थी। वक़्त ने हालात कुछ ऐसे पैदा कर डाले थे कि हुज़ैफ़ा के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना था और मैयत की तदफ़ीन में देर लगाना उसको कतन भी मंजूर ना था। वो इन तीनों बहन भाइयों को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गया था, इसी घर में जहाँ सिला की कल रात उससे अनजाने में ही सी मगर दूसरी मुलाकात हो चुकी थी। न जाने क्यों सिला को सामने मौजूद शख्स अपना मुहाफ़िज़ लगा था। जो आपका गम में शरीकदार हो वो कभी आपको तन्हा बेआसरा नहीं छोड़ता। हुज़ैफ़ा के चंद एक करीब दोस्त नमाज़ जनाज़ा में शरीक हुए थे और सिर्फ वो 4 और 5 तन्हाई। ये कैसा मैयत का घर था जहाँ ऐसे कड़े वक्त में ऐसा शफीक कांदा मुयस्सर नहीं था जिस पे सर रख कर रो लिया जाता, जी भर के आंसू बहा लिए जाते। बशीर अहमद साहब को जब वो थके थके कदमों से सुपुर्द खाक करके वापस घर पहुंचा था, उस वक्त सुबह के 9 बजे का वक्त हो चला था, मगर घर में अब भी अंधेरे का राज था। गहरा सकूत तारी हुआ माहौल को और भी गमगीन बना रहा था। हुज़ैफ़ा के चेहरे पे आज एक दफ़ा फिर वही तड़प मौजूद थी जो अपने प्यारों को खोते वक़्त थी। वही दुख उसकी निगाहों में हलकोरे लेता बखूबी देखा जा सकता था। भाई, क्या हमारे बाबा भी हमेशा के लिए अम्मी की तरह हमें छोड़कर चले गए? क्या अब बाबा भी कभी वापस नहीं आएंगे?
दानी को हुज़ैफ़ा अपना अपना सा लगा, इसलिए उसके घर में आते ही वो दौड़ा चला आया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। 10 साल दानियाल में हुज़ैफ़ा अपने बचपन देखकर तड़प उठा और बेसाख्ता दो जानों बैठकर वो उसको गले से लगा गया था। दो मोती हुज़ैफ़ा की आंखों में से लड़क कर दानी के सर में जज़ब हो गए थे। सिला और जिफ़ा भी दानी के इस सवाल पे और शिद्दत से रो दी थी। आपी, क्या अब हम बिल्कुल तन्हा रह गए हैं? आपी, मुझे तो बहुत डर लगता है रात में अम्मी के बगैर, और अब तो बाबा भी अम्मी के पास चले गए। आपी, हम तन्हा रह गए हैं, हम यतीम हो गए आपी। 15 साला जिफ़ा बहन के शाने से लगी कुर्ब सी आंखें सख्ती से भींचे टूटे लहजे में गोया थी। नहीं हो तुम लोग तन्हा, मैं हूँ तुम तीनों का मुहाफ़िज़। हुज़ैफ़ा कुछ कदमों का फासला अबूर करता दानी को खुद से लगाए उन दोनों तक पहुँचाता और अपना दस्ते शफ़क़त जिफ़ा के सर पे रखा, जबकि सिला पे बस एक नज़र डालकर वापस उन दोनों से मुखातिब हो गया। वो चारों इस वक्त एक तस्वीर का सा मंज़र पेश कर रहे थे, एक साथ जुड़े। मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ देर तक वापस आता हूँ, खिरदोनोश की कुछ अशिया लेकर। दानी, आप भाई हो इन दोनों के, तो आपको ही इन दोनों का खूब ख्याल रखना है। दानी के इस बात में सर हिलाते ही चंद लम्हों बाद वो उठ खड़ा हुआ। लाउंच अबूर करता वो घर का बैरूनी दरवाज़ा खोल के बस जाने ही वाला था जब उसके कदम साकत हुए थे सिला की दर्द भरी आवाज़ पे। मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। वो सिला के लम्हों भर पहले कही बात सुनकर निवृत्ता हैरत से वहीं जम सा गया, मगर पलट कर सिला की तरफ देखने से गुरेज़ा कहीं कर रहा था। एक ठेस सी उसके दिल में उठी थी। वो जानता था कि सिला जैसी खुददार और अनापरस्त लड़की यह फ़ैसला इतनी आसानी से नहीं कर रही थी। वो हरगिज़ भी यह फ़ैसला अपने लिए नहीं ले पाई थी। यह फ़ैसला उसने अपने छोटे बहन भाइयों के लिए लिया था। सिला से नज़रें मिलाने की ताब हुज़ैफ़ा में अब बाकी ना रही थी। उसकी आंखों में से झांकती बेबसी और बेचारगी वो बगैर देखे भी बखूबी महसूस कर सकता था। सिला से उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात बगैर सोचे समझे ज़ैनी की तकलीफ़ के पेश नज़र शदीद दिल बर्दाश्ता हो के सिला से कह डाली थी, वरना इसका ऐसा कोई इरादा तक ना था। ज़ैनी को इस कड़े वक्त में मोरल सपोर्ट के साथ साथ भरपूर तवज्जो की भी ज़रूरत थी। हुज़ैफ़ा मर्द हो के ये काम नहीं कर सकता था। ज़ैनी अपनी भाभी के दर्जे पर फ़ाइज़ सिला से इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बनाने के बाद शायद दोस्ती और दिल से जुड़ा गहरा एतमाद का रिश्ता भी बना लेती, जो कि किसी मुलाज़म से बनाना इसलिए नामुमकिन सी बात थी। वो चाहता तो उसकी दिलजोई के लिए कोई केयर टेकर भी हायर कर सकता था, मगर क्या ज़ैनी उसके सामने कभी अपने दिल खोल के रख सकती, वो भी ऐसे वक्त में जब घर उसका शोहर दगाबाज भी रहता हो। बस यही सोचकर उसने सिला को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ऑफ़र की थी, ताकि जल्द अज जल्द सिला के ज़रिए ज़ैनी को संभाल सके। सिला की खुदएतमादी इतने सारे दुखों की यके बाद दिगरे झेलने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंट कायम रहना हर किसी के बस की कोई मामूली बात ना थी। लेकिन अब सिला का फ़ैसला सुनकर वो बखूबी ये जान चुका था कि वो भी हालात के मारी अपनों के लिए कड़वा घूंट पीने के लिए कुर्बानी दे रही है। वो कम उम्र थी, खिलती कली की मानद अनछुई खूबसूरत थी। आगे जाके उसको बहुत अच्छा हमसफ़र मिल सकता था। वो मजबूरी के तहत एक ऐसे शख्स से शादी कर रही थी जो कि उससे उम्र में भी कम से कम 12 साल बड़ा था। ये सोच हुज़ैफ़ा की खुद के लिए थी। ठीक है, तुम्हारे अब्बू के सोइम के बाद अगले दिन हमारा निकाह हो जाएगा। जब तक पेपर्स तैयार करवाता हूँ। वो उसकी निगाहों में न जाने क्या खोजता, गंभीर और ठहरे हुए लहजे में कहता। अब भी सिला के चेहरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। शदीद दुख महसूस करती वो सारी रात सो भी ना सकी। हरीम खुद को ज़ैनी की जगह तसव्वुर करके बार बार रोई थी। खुद को वो ज़ीनिश का कसूरवार ठहराती रही सारी रात। दिल पर बोझ जब कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता गया तो वज़ू करके नमाज़ फ़जर अदा करके अपने रब के हज़ूर खूब गिड़गिड़ाई, सुकून तलब किया, अपने लिए और ज़ैनी के लिए। अपने ना करदा गुनाह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो के माफ़ी तलब की। दुआ मांग के जाए नमाज तय करने के बाद वो एक कबीदा नज़र बेखबर सोए हमज़ा पर डाल दी। कमरे से बाहर आ गई। उसका मकसद ज़ैनी से बात करना था, अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी वो। तज़ब्ज़ुब का शिकार वो ज़ैनी के बेडरूम को मतलाशी नज़रों से देख रही थी, मगर हाल कमरे से मुल्हिका कतार में 3 कमरे थे। एक वो कमरा था जिसमें सारी रात उसे जागते तड़पते हुए गुजारी थी। दूसरा आगे थोड़ा फासले पर था, जिसका दरवाज़ा मुकम्मल चाक और उसके कमरे के ऐन सामने की दीवार में अवीज़ा हुज़ैफ़ा की जगमग करती बड़ी सी तस्वीर इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर रही थी कि ये ज़ैनी का कमरा तो हरगिज़ भी नहीं हो सकता था। हुज़ैफ़ा के कमरे की परली तरफ पर एक और बेडरूम था। वो कदमों को जमाने की कोशिश करती फर्श पे कचरे की सी चाल चलती आगे बढ़ी थी। दरवाज़ा नॉक करके वो पीछे हट के साइड पर जा खड़ी हो गई। जी बाजी जी, कोई काम है तो बता दें।
अंदर से एक दरमियानी उम्र की खतून बरामद हुई, जो शायद कबीर की कुल वक्त मुलाजमा थी। अस्सलाम वालेकुम आप? हरीम ने झिझकते हुए इस्तफसार किया। दर हकीकत वो तारुफ चाह रही थी इस खतून का। मैं जी कबीर की देख रेख के लिए हूँ। आप कहीं जी कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। मुलाजमा इंकसारी से गोया थी। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, बस आप मुझे इतना बता दें कि जीनश का कमरा कौन सा है। हरीम ने असल मुद्दा बयान किया। मुलाजमा से बात करके वो कुछ पुरसुकून हुई थी, वरना तो दिल में 100 तरह के वसवसे उसको सता रहे थे कि कहीं हुज़ैफा बेडरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर ना आ जाए, और अगर ऐसा होता तो वो किस तरह से फिर उससे नज़रें मिला पाती। आखिर वो गाज़ब थी वो अपनी जेठ की नज़रों में। ज़ीनश बीबी का कमरा वो है सामने वाला, बिल्कुल सीढ़ियों से ऊपर जाते ही। मुलाजमा ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया ताबदारी से। आपका शुक्रिया। वो मशकूर हुई और मुलाजमा के बताए गए बेडरूम की तरफ पज़मदा बोझल कदमों से चलती सीढ़ियाँ चढ़ के बेडरूम के दरवाजे के बाहर जा खड़ी हुई। खुद में हिम्मत मुजतमा करती आखिरकार दरवाजे पे दस्तक दे ही डाली। कई दफ़ा दरवाजे पे ना करने के बावजूद भी जब काफ़ी देर अंदर से कोई जवाब ना आया तो कई दिल चीरते हुए हमाद ने हरीम को अपने लपेट में ले लिया। हिम्मत करके कमरे के दरवाजे पर लगे हैंडल पर हाथ रखा और हल्का सा दबाव डाल के घुमाया। दरवाज़ा अंदर से लॉक ना होने के बायस हल्का सा धकेलने से ही वाहू होता चला गया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे की अंदरूनी सूरत हाल ने तो जैसे हरीम की रूह फना कर डाली थी। ज़ीनश बाथरूम से कुछ फासले पे होशो-खौर से बेगाना फर्श पे गिरी हुई थी। आंखों के नीचे रो रो के आंसुओं के निशान अपनी जगह छोड़ गए थे, और सुर्ख सफ़ेद गुलाबी रंगत की मालिक ज़ैनी बेहोश बिल्कुल मुरझाई सरसों जैसी अपनी नाकदरी पे मातम करती सी लग रही थी। ज़ीनश उठें प्लीज़, मैं अगर जो आपकी गुनहगार हूँ तो मुझे माफ़ कर दें। क्या हो गया है आपको? ये क्या हालत कर डाली है आपने? मैं बाखुदा नहीं जानती थी कि हमज़ा बीबी किसी के निकाह में है। अगर जो मुझे ज़रा सा भी मालूम हो जाता तो मैं कभी उनसे शादी ना करती। वो बुरी तरह से सिसकियाँ भरती ज़ैनी का सर अपनी गोद में रखे बदहवास उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर हमज़ा और मुलाजमा भी हैरान परेशान बौखलाए ज़ैनी के कमरे की तरफ दौड़े चले आए थे। मैंने ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन और भाई के लिए किया है। मैं नहीं जानती कि हुज़ैफा सर की क्या मजबूरी है, या फिर ऐसा क्या मकसद है जिसकी बिना पर वो 6 माह के लिए कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मगर मैंने अब तक इनकी निगाहों में खुद के लिए इज़्ज़त व एहतराम ही देखा है। पहली मुलाकात में हो सकता वो वाकई मेरा डुलका हुआ दुपट्टा दुरुस्त कर रहे हों शायद, और मैं उनको गलत समझ बैठी थी, क्योंकि इतने घंटे से मैं उनके घर में मौजूद हूँ। कोई भी तो ऐसा तासुर जो उनके किरदार को मशकूक बना सके मेरे लिए मुझे ढूंढने से भी नज़र नहीं आया। वो मेरे मोहसन होने के साथ साथ हमारे हमदर्द भी हैं। मैं उनकी कर्जदार हूँ और बेशक मुझे उनका कर्ज जल्द ही उतारना भी होगा। खैर, उनका जो भी मकसद हो उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे, मगर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है हमदर्दी करके। इन 6 माह के मुख्तसर अरसे के दौरान मैं कुछ ना कुछ हल निकाल ही लूँगी। ज़्यादा दिन अपने बहन भाइयों समेत हुज़ैफा सर पर बोझ हरगिज़ नहीं बनूंगी। अभी तो वो हमदर्दी कर रहे हैं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोचने लग जाएं कि उनकी ये हमदर्दी गले में मुसीबत के फंदे की तरह लिपट गई है। जब वरदानी दुखों से लड़ते लड़ते थक गए तो खामोशी से चुपचाप बेआवाज़ रोते रोते सो गए थे, और वो हुज़ैफा की स्टडी की कुर्सी खिसकाए उस पर बैठी सामने मौजूद डायरी में अपने तमाम तर एहसासात कलम बंद कर रही थी। डायरी चूँकि बिल्कुल नई और चंद एक सफ़हात पर शुरू के कुछ ग्राफ बने हुए थे। टेबल पे पहले से मौजूद डायरी को देखकर सिला को लगा जैसे वो खुद फालतू है और किसी काम की नहीं है, किसी के लिए भी। इसी तरह सामने रखी डायरी में भी बेबस है, बेकार है। बस इसी सोच के तहत सिला ने झट इस डायरी को अपना बेहतरीन दोस्त और गमगुसार बना डाला। बेशक दुख ज़बान से बयां हो या फिर लफ्ज़ों में रकम किया जाए, लिख देने या फिर कह देने से दिल पे बोझ कुछ कम ज़रूर हो जाता है। तुम्हें भी इस वक्त मजबूत सहारे की ज़रूरत है, और मुझे भी। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे एहसान तले दबने के ख्याल से ये मुश्किल फ़ैसला कर बैठी हो। तुम्हें ये गवारा नहीं कि मैं तुम पर या तुम्हारी फैमिली पर किसी किस्म का एहसान करूँ, इसलिए तुमने मेरी ऑफ़र को कबूल किया है। मुझे तुम्हारी खुददारी और बहादुरी इतने कड़े वक्त में पे दर पे पेश आने वाले इम्तिहानात के बावजूद भी इस तरह हालात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुट्ठी में लेने का हुनर रखना कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं है। फ़ख्र है मुझे तुम पे, और बिलाशुबा तुम एक बहादुर लड़की हो। लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखो कितनी अजीब है कि मैं अपने घर की तन्हाई और स्याह सकूत को दूर करने के लिए तुमसे ये रिश्ता जोड़ रहा हूँ। ज़ीनश के दुख को बांटने के लिए तुम्हें उसका बेहतरीन हमदर्द और दोस्त बना के लिए जा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। कल तक मैंने ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ ज़ैनी के लिए, उसको तकलीफ़ दाफ़े से निकालने के लिए किया था। वो एक बहुत बड़े दचके से गुजर रही है। हमज़ा ने बहुत बड़ा दुख उसके दामन में किसी अजीम तोहफ़े की तरह अनायत किया है।
मैं ज़ैनी और कबीर का कफ़ील हूँ। बिन माँ-बाप के बच्चों के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन अब ज़ैनी के साथ-साथ मैं तुम तीनों की भी हर तरह से ज़िम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूँ इन 6 माह में। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया, तो यकीनन तुम मेरी हमेशा के लिए बनकर रह जाओगी। मगर ये एज डिफ़रेंस मुझे इस रिश्ते के हवाले से कई सवालात उठा के परेशान कर रहा है। तुम कितनी भी पुरएतमाद सही, मगर बहरहाल तुम इस रिश्ते के लिए कमसन और किस हद तक इस प्यारे रिश्ते के तकाज़ों से भी अनजान और शायद तुम भी ये डिफ़रेंस कबूल ना हो। वो कार ड्राइव करते हुए मुसलसल बस सिला के मुतल्लिक़ ही सोच रहा था। तमाम तर घरेलू ज़रूरियात की अशिया उसने खरीद ली थी। बस अब वो जल्द अज़ जल्द अपने घर सिला के पास पहुँचना चाहता था। देख रहे हैं आप, आपकी कुछ अदाओं की वजह से क्या हालत होगी एक मासूम लड़की की। हरीम ने जैसे ही हमज़ा को ज़ैनी के बेडरूम में आता देखा, शिद्दत गम से सिसकियाँ भरती वो खुशमगी लहजे में गोया हुई बस नहीं चल रहा था हमज़ा का गिरबान पकड़ के उसको झंझोड़ डाले, मगर ज़ैनी का सर अपनी गोद में होने के बायस वो अपना इस मुँह ज़ोर होती ख्वाहिश का गला घोंट गई। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, अब तुम साइड पे हटोगी तो ही मैं कुछ कर सकूँगा यार। हमज़ा अपनी नई नई दुल्हन से सुबह सवेरे ही उतने हसीन इस्तकबाल की कतन तोक़ा नहीं कर रहा था, इसलिए शदीद झुलाए हुए लहजे में कहता झुककर ज़ैनी की बस टटोलने लगा। रात से जो सीधा साध रूप वो दुल्हन बेगम का मुलाहिज़ा फरमा रहा था, उसके बाद तो उसके अपने सर के बाल अपनी 2 बीवियों के हाथों नोचते नज़र आ रहे थे। अब क्या उनकी नब्ज़ को ही टटोलते रहेंगे या फिर कुछ दवा भी करेंगे? कहीं आप अब इस मासूम लड़की की आखिरी सांसें गिन तो नहीं रहे? हरीम ज़ैनी के मामले में हमज़ा को लेकर हद दर्जा मशकूक हो रही थी। अब भी लठमारे अंदाज में कहती अपनी नज़र के चश्मे की ओट से तेवरी चढ़ाए गज़बनाक हो रही थी। मैं डॉक्टर हूँ और इस वक्त अपना काम मुकम्मल पेशे से ईमानदारी के साथ ही सरअंजाम दे रहा हूँ। बेहतर है कि तुम मुझे मेरा काम करने दो। एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता वो खासा बनूट हो चुका था। एक तो पूरी रात उलझन में गुजर गई थी उसकी कि सबिया ने हरीम को सच क्यों करना बताया और उसे खुद को झूठ क्यों कहा। सवाल ऐसे थे कि जिनका जवाब किसी तरह बुझाई दे रहा था। किधर गलती हुई थी ये बात फ़िलहाल गिरफ्त में आकर नहीं दे रही थी। उसको 2 घंटे पहले ही तो वो सर झटक के बड़ी मुश्किल से सो चुका था, वरना इस किस्म के हालात में तो नींद लेना भी दुश्वार लग रहा था उसको। ये क्या हालत बनाई है तुमने ज़ैनी? अगर तुम मुझसे इस कदर जुनूनी मोहब्बत करती हो तो वो सब क्या था? किसको सच मानूं, जो मेरी आँखों ने देखा या फिर जो तुम मुझे दिखाना चाह रही हो? मुझे मेरी अमानत में ख़यानत गवारा नहीं। मैं खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत कम ज़र्फ़ साबित हुआ हूँ, तो फिर मेरी होने के बावजूद तुमने क्यों अपने जज़्बात में मिलावट की? हमज़ा ज़ैनी के चेहरे पे निगाहें टिकाए दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। हरीम की तरश आवाज़ पे चौंक उठा। ओ हेलो, मुराकबे से बाहर आ जाएं और मेहरबानी करके इनको बेड पे पहुंचा दें। फर्श की ढूंढ उनकी हड्डियों में बैठ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे शोहर हैं आप वैसे? अपनी बीवी को होशो खर्च से बेगाना देखने के बावजूद इतने बेहिस बने बैठे हैं। अगर मैं इनको अपने बाजुओं में उठा सकती तो आपकी हरगिज़ मोहताज ना होती। हद है संगीली की भी तौबा इस्तग़फ़ार। अभी तो जब सबका शिकार हैं कि आया उठाओ या मरने के लिए छोड़ दूँ, हद है ना। हरीम ने शदीद धनक खुद में उतरती महसूस करके झुरझुरी ली। वो अब भी बेसुन बैठे किसी गहरी सोच में गर्क हमज़ा को देखकर बुरी तरह से तलमला ही तो गई थी, जबकि हमज़ा बगैर कुछ कहे झुका था और ज़ैनी को पल भर में अपनी मजबूत बाजुओं में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। चंद ही घंटों में शोखो चंचल जिंदगी से खुशियाँ कशीदने वाली गुलाब जैसी लड़की पूरी तरह मुरझा कर रह गई थी। लम्हे भर के लिए ज़ैनी की उजड़ी बिखरी हालत पे उसका दिल सुकड़ा था। आखिर मोहब्बत उसने भी बड़ी शिद्दत से की थी इस बेवफा से, लेकिन फिर एक दफ़ा कुछ तल्ख यादों उसको बहुत तेज़ रफ्तार से अपने हिसार में ले लिया था। हमसे दूर जाओगे कैसे? हमको भूल पाओगे कैसे? हम तो बेबस हैं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में अपनी धड़कनों को समझाओगे कैसे? हमज़ा सर झटकता ज़ैनी की जर्दी माल चेहरे से निगाहें चुरा गया था, मानो ऐसे जैसे अपने खुद सा खुस्तंगोल में वापस कैद हो गया था। चेहरे के तासरात कुछ और भी संजीदगी की चादर ओढ़े बैठे थे। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पेशावर डॉक्टर की तरह अपने मरीज़ का मुआयना कर रहा था, जो कि उसका रोज़ का मामूल था। भांत-भांत के लोगों का इलाज करना और उनको खुदा के फज़्ल व करम से सेहतयाब करने की भरपूर कोशिश करके कामयाबी अपना मुकद्दर बनाना। कितना मुकम्मल मंज़र पेश कर रहे हैं ये दोनों। शायद वक्त का यही तकाज़ा है कि मैं आप दोनों को तन्हा छोड़कर कमरे से चली जाऊँ। मुझसे पहले ज़ैनी के हकूक़ की अदायगी, मोहब्बत और तवज्जो देना आपका फ़र्ज़ है और उन हकूक़ की अदायगी आपके ऊपर लाज़िम है। जब मेरे मज़हब में 4 शादियों के लिए इजाज़त है तो मैं कौन होता हूँ दिल बुरा करने वाली?
अपना या मैं फिर जैनी के लिए आपका। मेरे लिए वक्त और हालात से लड़ना बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपना दिल बड़ा रखने की कोशिश में कभी नाकाम ना हूँ और मोहब्बत से जैनी के दिल में भी जगह बना सकूँ। आमीन। हरीम खामोशी से हमज़ा को जैनी में मसरूफ़ देखकर एक फीकी सी नज़र उन दोनों पर डालती, आंखों में नमी, जबकि दिल में अजीब सा सुकून महसूस करती मुतमिन सी होकर जैनी के कमरे से बाहर निकलती चली गई। जैनी का मुकम्मल मुआयना करने के बाद वो ये बखूबी समझ चुका था कि शदीद डिप्रेशन की वजह से वो रात में वॉशरूम से आते वक्त नकाहत से फर्श पे ही बेहोश हो गई थी। साइड टेबल पे धरे जग को उठाकर वो साथ ही रखे क्रिस्टल के गिलास में थोड़ा पानी निकाल के जैनी के चेहरे पे छिड़काव करता उससे पहले ही साइड पर रखा। जिनिश का मोबाइल बज उठा। हमजा ने एक नागवारी से गैर इरादी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डाली थी, मगर स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखकर तो जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से हमजा की निगाहें पलटने से इनकारी हो बैठी थी। हमजा ने झपट के मोबाइल उठा कॉल रिसीव की थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दूसरी तरफ से जो बात उसके कानों पे पड़ी थी उसके बाद तो जैसे हमजा का गुस्सा 7वें आसमान पे जा पहुंचा था। ज़बत से उसकी दिमाग की शरेआनें फटने को थी। मेरा इंतज़ार करो, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करने पहुँच रहा हूँ। मुकाबल की बुरी बात सुन लेने के बाद हमजा अंगारे चुबाते लहजे में कहा था, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद वजूद को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। मोबाइल बेड पे उछाल के वो एक नज़र जैनी पर डालकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से वॉकआउट कर गया था। शदीद इश्तियाल के आलम में उसके चेहरे के तासुरात बरहम होने के साथ साथ नाकाबिले फ़हम भी थे। ये मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ ग्रोसरी के, अगर कोई कमी बेशी हो तो बता देना, वो भी लेता आऊँगा जब आऊँगा तो। खालिस्तान घरेलू खरीदारी करते हुए ज़ियाफ़ा के लब कई दफ़ा मुस्काए थे। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक शादीशुदा मर्द हो जो अपनी रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए ज़नाना काम सरअंजाम देने की नाकाम जदोजहद कर रहा था। चूँकि मुझे बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है खालिस्तान घरेलू अशिया खरीदने का, इसलिए देख लेना, जो भी है अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। वो खज्जल से अपनी खिसियाहट छुपाता दानिस्तगी में ही ग्रोसरी के शॉपर्स में से तमाम अशिया निकाल कर काउंटर पर ढेर कर चुका था। इस बात से कदन बेखबर के वो रो रो के नडहाल हुई सिला के लिए मजीद काम बखेर चुका है। वो बेचारी फटी फटी आंखों से सारी ग्रोसरी बड़े से किचन काउंटर पे, जो कि बड़ी ही कोई फुर्ती से बखेरी जा रहा था, हैरत से देख रही थी। कुछ देर कबल ही तो उसने गिर्द से आते घर की झाड़ पूंछ की थी और अब हुज़ैफ़ा बड़े ही मज़े से दोबारा उसके लिए काम फैला चुका था। सिला का दिल चाहा धाड़े मार मार कर रोए अपनी बेबसी पर, मगर हाय रे किस्मत, रो रो कर अब तो आंसू भी आंखों से खुश्क हो चुके थे। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। वो खुद पे जबर करती दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से लहजे को नरम कर सकी थी, और नादल तो उस वक़्त अपना सिर ही पीटने को चाह रहा था। बस शुक्रिया, इससे तो मेरा काम नहीं बन सकता, हुज़ैफ़ा ने संजीदगी से कहते हुए अपनी भूरी आंखों से सिला के चेहरे का मुकम्मल जायज़ा लिया, जहाँ पे न जाने किस ख्याल के तहत हुज़ैफ़ा की कही बात पर सिला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। चेहरे पे जहाँ बजहाँ बोसा देती आवारा लिटें शिकन आलूदा हल्का जामुनी रंग का लिबास, चेहरे की गुलाबी रंगत, उस पे तजाद हरी आंखों, उस पे सजी खमदार पलकें, और सबसे ज़्यादा जचते हल्के घनेरियाले बाल, जिनको जूड़े की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, और अब काफ़ी सारे बाल जूड़े से आज़ाद हुए सिला की नौ उम्री को चार चांद लगा रहे थे। हुज़ैफ़ा का दिल किया वो उसको इसी तरह ज़ुबानी जुमले कहे कहे और भी ज़्यादा पजल करे। जहाँ सिला की खुद एतमादी पे उसको फ़ख्र था, वहीं सिला का उससे घबराया हुआ रूप हुज़ैफ़ा को बेहद दिलकश लग रहा था, मानो जैसे अपना असीर बना रहा था। उसकी नज़रों की तपश से सरासीमा होकर सिला ने जल्दी से सफाई के दौरान जो दुपट्टा अपने शाने से लपेट कर कमर के गिर्द बांधे झट खोलना चाहा, मगर बौखलाहट में दुपट्टे में लगी गिरा खुल के ही ना दे रही थी। हाथों की लर्जिश में कुछ और भी इजाफा हो चला था। वो लाख बहादुर से ही मगर खुद पे पड़ने वाली हुज़ैफ़ा की नरम गरम नज़रों की ताब लाना उसके लिए शदोमद दुश्वार साबित हो रहा था। एक मिनट, अभी तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया और झुककर सिला के कमर के गिर्द बांधे दुपट्टे में लगी गिरा खोल डाली। सिला ने वहशत ज़दा सी होकर हुज़ैफ़ा को देखा था, जो दो जानों फर्श पर बैठकर दुपट्टे की गिरा खोलकर एक दफ़ा फिर उठ खड़ा हुआ और शाने पे डाला। सिला दुपट्टा अपनी उंगलियों की पोरों से पकड़ के उसके शाने से हटा दिया। उस लम्हे जैसे सिला का दिल बंद होने को था, मुठ्ठियाँ सख्ती से बीच गई थी, पूरा वजूद सर्द पड़ रहा था। क़यामत की घड़ी थी या फिर क़यामत टूटने को थी, किसको मालूम। सिला का दिमाग अब मुकम्मल किसी न किसी एक्शन लेने की पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। इससे पहले कि एक्शनकारी एक्शन देती,
एक्शन का रिएक्शन देती हुज़ैफ़ा ने उसकी तमाम तर मनफ़ी सोचों की नफ़ी कर डाली। दुपट्टा फैलाकर वो नज़रें सिला के सुर्ख़ चेहरे पे जमाए, दुपट्टे से उसका सर ढाँप कर बाकी का दुपट्टा एक कोने से पकड़ कर सिला के सीने पे फैलाता शाने पे डाल गया। इस तरह कि अब सर से लेकर सीना और दुबश दोनों शाने दुपट्टे में मुकम्मल जा छुपे थे। तुम्हें सर की ज़ीनत मेरी इज़्ज़त है, कोशिश करा करो बेख़्याली में भी इसको ढलकने ना दो। और हाँ, मुझे शुक्रिया के साथ एक कप चाय की शदीद तलब हो रही है। हुज़ैफ़ा का अंदाज़ अपनी अज़ली संजीदगी से पर होने के साथ काफ़ी हद तक गहरा और बहुत कुछ जताता भी था। सिला झट मौका गनीमत जान के किचन में डोर लगा चुकी थी और हुज़ैफ़ा सोचती हुई नज़रों से उसकी पुश्त को देखता रह गया जब तक वो किचन में ओझल ना होगी, और फिर 2 कदम के फासले पैरों के सोफ़े पे नीम दराज़ होकर आंखें मूंद गया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा ज़िंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। एक सब शाख गुलाब की थी, एक दुनिया अपने ख्वाब की थी। वो एक बहार जो आई नहीं, इसके लिए सब कुछ हार दिया। ये सजा सजाई घर साथी, मेरी ज़ात नहीं, मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको इस सुख ने जो आज़ार दिया, मैं खुली हुई एक सच्चाई। मुझे जानने वाले जानते हैं मैंने किन लोगों से नफ़रत की और किन लोगों को प्यार दिया। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूँ जीना भी। इस इश्क ने ज़िंदा रहने का मुझे सिर्फ़ दिया पंदारियाँ। वो सोफ़े पे नीम दराज आंखें मूंदे मुसलसल सिला के हवाले से खुद को सरजनिश करने के बावजूद उसी के बारे में सोचे जा रहा था। आज कई बरसों बाद उसको अपना वीरान घर बहुत प्यारा और आबाद महसूस हो रहा था। दिल में बहुत अजीब सा इत्मीनान फैल रहा था। सिला और अपने दरमियान मौजूद एज डिफरेंस उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था दिल ही दिल में कि अपनी आदत के बरखिलाफ वो सिला जफ़ा और दानी से नरमी से पेश आएगा और बहुत जल्द वो उनको नामहसूस अंदाज में इसी मुश्किल वक़्त से निकाल कर दुनिया की खूबसूरतियों को जीने के लिए मजबूर कर डालेगा। दानी और जिफ़ा को शफ़क़त और मोहब्बत के ज़रिए, जबकि उनकी एक अदद चैंपियन बहन को छेड़-छाड़ और हद से ज़्यादा ज़िद करके। और उसको खुद एतमादी इतना ही होना चाहिए जितना कि उसकी आंखों की शर्म को बरकरार रख सके। हद से ज़्यादा बोल्डनेस लड़कियों को बेशर्म और हया बना देती है, मगर याद रहे खुद एतमादी और बोल्डनेस में ज़मीन व आसमान के जैसा फ़र्क है। और जुज़ैफ़ा के नज़दीक सिला बोल्ड हरगिज़ ना थी। कम उम्र होने के बावजूद वो बखूबी उसको लोहे देती नज़रों का मफ़हूम समझ रही थी, और यही बात हुज़ैफ़ा के लिए मुंतशिर ख़यालात की ज़िद में वो चाय मग में अंडेल रही थी। बेख़्याली में खोलती हुई चाय उसके नाज़ुक से हाथ छलक पड़ी, जबकि सास पैन हाथ से छूटकर दूर फ़र्श पे जा गिरा था। हुज़ैफ़ा, जो कि अपने अंदर उठते शोर से घबराकर सोफ़े से उठ खड़ा हुआ, अब स्टडी टेबल पे रखी अपनी डायरी उठाकर उसमें जल्दी में बनाए गए ग्राफ्स की नोक लग करने ही लगा था कि सास पैन गिरने की आवाज़ पर डायरी टेबल पे रख के किचन की तरफ भागा था। क्या हुआ, ये शोर कैसा? बाकी के मानदा अल्फाज हुज़ैफ़ा के हलक में ही रह गए। किचन की सूरत हाल ही इतनी वाज़ह थी कि वो बगैर सिला के कुछ भी बताए समझ चुका था। कुछ नहीं, बस चाय निकाल रही थी, थोड़ी सी छलक पड़ी थी हाथ पर। वो हुज़ैफ़ा को यकायक किसी बोतल के जिन की तरह किचन में नाज़िल होता देख सटपटा कर झुलसा हुआ हाथ अपनी पुश्त के पीछे छुपा गई। हुज़ैफ़ा के सामने उसको शदीद सबकी महसूस हुई ये सोचकर। वो सोचेगा कि चाय तक सिला को बनानी नहीं आता। गर्मा गर्म चाय गिरने की वजह से हाथ खासा जलन में मुब्तला हो चुका था। जलन के बायस सिला की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसको वो कमाल महारत का मुज़ाहिरा करते हुए हाथ की तरह अश्कों को भी पसपर्दा कर गई थी। कमाल का ज़ब्त है इस लड़की, वो बड़बड़ा और लंबे लंबे ढक भरता सिला के सर पे जा खड़ा हुआ। दिखाओ मुझे हाथ किधर से जला है सिला? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। जानता हूँ बखूबी कि तुम तीसरी जंग अज़ीम को भी तनहा लड़ने का हौसला रखती हो खुद में, मगर तुम मुझे रोक नहीं सकती हो तुम्हारा हाथ थामने से। सर आप प्लीज़ बाहर तशरीफ़ रखें किचन से, मैं आपके लिए उधर ही चाय लेकर आती हूँ बस चंद मिनटों में। मुझे अब चाय की तलब नहीं रही। मतलब अभी तो आपका दिल था चाय पीने का, अब दिल बदल गया और शायद तलब भी। खैर मुझे अपना हाथ दो जल्दी से। शाबाश लिटिल गर्ल, मैं छोटी नहीं हूँ सर। ओके, अगर तुम छोटी नहीं हो तो फिर मेरे तुम्हारे हाथ मांगने का मतलब बखूबी समझ चुकी होगी। तो फिर अब मुझे अपना हाथ दे दो, देर क्यों कर रही हो? मैं ना महरम को हाथ नहीं दिखाती। उफ़ मेरे खुदाया! हुज़ैफ़ा की हंसी छूटने को थी, क्योंकि सामने मौजूद खौफ को टार्ज़न समझने वाली लड़की बस महरम और नामहरम के फ़र्क से ही रोशनास थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी उनलती हंसी को रोक सका था।
सिला, अब मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, शो मी योर हैंड राइट नाउ। अब की दफ़ा वो लहजे में समझती स्मो के बोला, जो कि उसकी शख्सियत का हादसा भी था। सर, मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप। ओके, मैं एक बात बार बार नहीं कहता, लेकिन तुमसे कई बार दोहरा चुका हूँ, अब मुझसे शिकवा मत करना। गॉट इट? सिला को अपनी मनमानी पे बेज़िद देखकर वो जिच हो चुका था, इसलिए हाथ बढ़ाकर फासला मिटाते हुए उसने सिला की पुश्त पे छुपा हाथ बड़ी फुर्ती से अपनी गिरफ्त में ले लिया था, सिला को कुछ भी समझने का मौका फराहम किए बगैर। अगर वो ज़रा सा भी और झुकता या सिला ज़रा से भी हरकत तो अपना हदरचा नाजुक सरापा और कद की वजह से, जो कि हुज़ैफ़ा से 4.5 फीट छोटा था, हुज़ैफ़ा के शाने तक आने के बाद बासानी उसकी पनाहों में होती। सिला का मरमरी हाथ अपनी हाथ की हथेली पर रखे मुआयना कर रहा था। खुलती चाय गिरने से हाथ की पुश्त बेहद सुर्खी माइल हो रही थी, जिससे हुज़ैफ़ा को बड़ी शिद्दत से सिला के हाथ पे हाथ होती जलन का अंदाज़ा हुआ। सामने रखे काउंटर पर से ग्रोसरी में से ढूंढा डांडी के टूथपेस्ट वो सिला के हाथ पे नरमी से लगाने, जैसे डर डर हो कि कहीं सिला की तकलीफ में इजाफा ही ना हो जाए उसकी सख्त हाथ से मिसाज करने से। जिन हाथों पे मेहंदी लगाने का वक्त था, उन हाथों को तुमने अपनी नदानी से छालों से सजा लिया। वो बहुत गहरी बात कह गया था, मगर सिला तो अपने हाथ पकड़े जाने और फिर उस पर मरहम भी लगाए जाने पर शदीद बौखलाहट का शिकार थी। खैर, तुम्हारा भी क्या कसूर, मैं भी कितना बेवकूफ़ हो, तुम तो खुद भी इतने बड़ी नहीं हो कि किचन की जिम्मेदारी उठा सको। हुज़ैफ़ा को अच्छी तरह याद था कि उसके मामू भी ज़ैनी को लाख ममानी के कहने के बावजूद भी किचन का रुख करने नहीं देते थे। ज़ैनी की तरह सिला भी तो किसी की लाडली बेटी थी, उसके बाप ने भी उसके नाज नखरे उठाए थे, तो फिर कैसे वो इन सब कामों की आदी होती कबल अज़ वक्त। दूसरी तरफ वो थी जो खुद को हर एक के सामने खुद पर एतमाद ज़ाहिर करती, आज हुज़ैफ़ा के सामने कई दफ़ा पज़ल हो चुकी थी। उस वक़्त भी सिला का ये हाल था कि हुज़ैफ़ा की मौजूदगी उसकी धड़कन तेज़ किए दे रही थी। अभी तो फ़िलहाल इस टूथपेस्ट से काम चल जाएगा, मैं थोड़ी देर में बरनाल लेकर आता हूँ, फिर वो लगा दूँगा, तो इससे तुम्हें जलन नहीं होगी, सुकून मिल जाएगा छालों पे। वो जब सिला के हाथ पर अच्छी तरह टूथपेस्ट लगा चुका था, तो नसीहत करना नहीं भूला था। अब भी सिला को लेकर हुज़ैफ़ा के लहजे में बस फ़िक्रमंदी थी। जबकि वो सोच रही थी कि क्या था वो शख्स, कोई फरिश्ता, मसीहा या फिर कुछ और सर जी, किससे मिलना है आपको? हम आपको इस तरह नहीं जाने दे सकते जब तक आप किससे मिलना चाहते हो उसका नाम नहीं बताओगे। समीर साहब का सख्ती से हुक्म है ये कि उनके घर में किसी को भी मुकम्मल तारुफ के बगैर कतन दाखिल होने नहीं दिया जाए। चौकीदार ने मूंछों को ताव दिया, कुछ इस अंदाज में दिया जैसे हमजा अपने धब पठाने का हुनर जानता हो, मगर अफसोस आज का दिन बेचारे चौकीदार की किस्मत में स्याही लेकर आया था।